गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे थे, है ना। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली इसमें क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग वन डायमेंशन का डिस्कस किए थे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो इससे आ सकता है ना, देखिए वो बेसिकली क्लास चल रही है। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वेव फंक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में वन डी हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखे कि एनर्जी इज इक्वल टू है इसमें एच क्रॉस ओमेगा और एन प्लस हाफ है, ठीक है, जिसमें एन का वैल्यू ध्यान रखना है 0 1 2 3 सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और इसका वेव फंक्शन जो हम लोग लिखे थे, वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली दीज टू कम फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है ना, कम फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो वेव फंक्शन का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से लिखे हुए थे, है ना, कितना अल्फा और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर, क्या था फॉर्मूला एक बार बताइए आप लोग। हम 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n शायद है ना, रूट पाई ऐसा था, है ना। यस सो ठीक है। और e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और एच एन अल्फा एक्स, ये लिखवाया गया था, ठीक है। तो हम लोग और एच एन का एक फॉर्मूला बताया गया था लीजेंडर, इसके लिए रॉडिक्स फॉर्मूला था हमारा एच एन एक्स इज इक्वल टू ये -1 टू द पावर n और e टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर यहाँ पे डी एन बाई डी एक्स टू द पावर n और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली रॉडिक्स, इसको कहते हैं रॉडिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो देखिए ये और प्लस आपको साथ में या ये पता होना चाहिए प्लॉट फॉर, ठीक है, साई एन एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है। तो ये साई एन लिख दो यहाँ पे, ये एन बेसिकली एन पे डिपेंड कर रहा है, एन का डिफरेंट वैल्यू होगा तो ये फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लॉट आपको आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू प्लॉट इट, ओके। तो ये अगर आप जानते हैं ये प्लॉट का मतलब मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना यही आता है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन एग्जाम, ओके, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखो 2-3 केसेस प्लॉट किए थे, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आपने देखा था कि ग्राउंड स्टेट एक्चुअली हमारा कुछ ऐसा था, क्विकली हम देखो प्लॉट करें अगर, तो ग्राउंड स्टेट ऐसा था, वाज इट लाइक दिस, यस सर। है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारा ऐसा था, आप देखो इट वाज समथिंग लाइक दिस, है ना, ये। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से था सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अगर आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट प्लॉट करोगे ना तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, देखो यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये बेसिकली साई है ना, सभी में साई वर्सेस एक्स प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये ग्राउंड स्टेट का है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखो क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए ये जीरो था ना, ठीक है ना, इट वाज जीरो। देखो फर्स्ट में बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो पे वे फंक्शन जीरो नहीं है, सेकंड में जीरो आ जाएगा, फिर थर्ड में जीरो नहीं है, फोर्थ में जीरो आ जाएगा, ठीक है। वे फंक्शन यहाँ से क्रॉस करेगा और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड निकालोगे तो जीरो है, यहाँ पे 1 है, एक जगह पे जीरो हो रहा है, यहाँ 2 जगह जीरो हो रहा है, अब यहाँ पे 3 जगह पे जीरो होगा, ठीक है ना। तो जानते हो देखो ऑल्टरनेटली वेरी करता है ये, जानते हो देखो ऑल्टरनेटली कैसे वेरी करता है। आप देखो यहाँ पे जैसे x इक्वल टू जीरो पे ये वेव फंक्शन जो है ना पॉजिटिव था यहाँ पे, तो नेक्स्ट में जीरो हुआ, फिर थर्ड में नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब फोर्थ में मतलब और ये अल्टरनेट आप देखोगे इस तरह से भी वेरिएशन होता है कि जैसे एक में नॉन जीरो है तो दूसरे में जीरो आ जा रहा है वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे नॉन जीरो है ना तो इसमें जीरो आएगा, ओके। एंड अनदर थिंग आप देखोगे कि बेसिकली
जैसे अब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो इसमें वेरिएशन जो होगा ना वो इस तरह से होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये इस तरह का वेरिएशन आएगा। ओके, ये आप ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, इसमें 2 नोट्स थे, इसमें 3 नोट्स हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, और ये 3 हो गए। तो इस तरह से वेरिएशन होगा वेव फंक्शन का। तो वेव फंक्शन प्लॉट करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक तो हो गया वेव फंक्शन प्लॉट करने का, दूसरा जो है ना जो पूछा जा सकता है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपसे बोला जा सकता है, जैसे साई मॉडुलस स्क्वायर। तो साई मॉडुलस स्क्वायर आप प्लॉट करोगे ना तो इसका रफली इसी के जैसा ही रहेगा, ठीक है ना, इट विल बी समथिंग सिमिलर। ओके, ये इसी तरह का वेरिएशन होगा, ठीक है। और इसका अगर आप प्लॉट करेंगे, देखिए, ठीक है, इफ यू प्लॉट दिस वन, ठीक है, तो इसका प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे साई मॉडुलस स्क्वायर, साई मॉडुलस स्क्वायर। तो देखिए जहां पे ये तो 0 है, 0 तो रहेगा ही। अब देखिए इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग सिमिलर इस तरह का आएगा, ठीक है ना। फिर इसमें आप प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, इन दिस केस, थर्ड केस में, तो आप देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये इस तरह से इधर डिक्रीज कर जाएगा, फिर ये इस तरह से पॉजिटिव होकर के, ठीक है ना, और यहाँ पे ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हम कुछ इस तरह से वेरिएशन होगा, मतलब बहुत एग्जैक्ट हम नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन हम बस आपको ये बता दे रहे हैं कि ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है ना, वर्सेस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, आप कोई बता सकते हो कि व्हाट इज द मिस्टेक, मतलब एक मेजर, मतलब एक मिस्टेक है यहाँ पे। सर ये वैसे काफी से जानते हेडलाइन हो, है। देखो इसमें जानते हो क्या होगा एक्चुअली, जानते हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें वेव फंक्शन में आप देख रहे हो ना एक टर्म ऐसा है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसकी वजह से जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा ना ये एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, इट मे बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन अच्छा हर्माइट पॉलिनोमियल इंक्रीज कर रहे हैं, चलो ठीक है, अभी रफली जो है ना इसको इस तरह से हम बता देते हैं, ठीक है ना, ये जो है ना इस तरह से आएगा, और फिर ये इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये यहाँ पे ये 0 होकर के फिर से ये ऐसा होगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे 0 है ना, देखो एक जगह, सॉरी हम किसके लिए बना रहे हैं ये, इसके लिए 2 जगह पे 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन 0 है, फिर यहाँ पे एक 0 हो गया और एक यहाँ पे 0 हो गया, 2 जगह पे 0 है और फिर ये ऐसा इधर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा। तो इसमें ये जरूर ध्यान रखोगे कि ऑल्टरनेट जो है ना, और वेव फंक्शन ऑल्टरनेटली ऑरिजिन पे पॉजिटिव सॉरी 0 नॉन 0 होता है, ठीक है ना। और अनदर थिंग आप ये नोटिस करोगे, इसमें कभी प्लॉट करने में मिस्टेक हो जा सकता है, ठीक है ना, कि जैसे इसमें ये पॉजिटिव था ना, मतलब अभी देखो जैसे यहाँ पे ऑरिजिन पे ये पॉजिटिव था, ठीक है, फिर 0 होगा तो नेक्स्ट टाइम ये ऑरिजिन पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे यहाँ पे आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जैसे वेव फंक्शन जो है ना नॉन जीरो है, नॉन जीरो है यहाँ पे वेव फंक्शन एट, अगर आप देखिए यहाँ पे साई एट 0 इज नॉन जीरो। तो किसी भी वेव फंक्शन को आप चेक करोगे ना, साई एट 0 अगर नॉन जीरो है, ठीक है ना, तो इसके लेफ्ट और राइट में जो वेव फंक्शंस होंगे ना वो तो दोनों 0 होंगे, ओके, वो दोनों 0 होंगे एट 0 पे, लेफ्ट वाला भी 0 होगा और राइट वाला भी 0 होगा। तो देखिए ये भी आप देखो x इक्वल टू 0 पे 0 है और ये भी 0 है, लेकिन जानते हो दोनों की पैरिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो नेगेटिव एक्स में पहले जहां पे ये नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव एक्स में वहां पे ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप मतलब दो वेव फंक्शंस को अगर आप कंपेयर करोगे ना जो ओरिजिन पे 0 है, ठीक है ना, तो ये जैसे यहाँ पे आप देखिए कि इस पोजीशन पे ये अगर नेगेटिव है ना तो इस पोजीशन पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का ट्रेंड जनरली नोटिस होता है इसमें, ठीक है। Alright, so these are the wave function and probability density, ठीक है, of basically 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। इसमें जानते हो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, बेसिकली ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखिए अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसकी एनर्जी जो हम लोग निकाले थे ना, दिस वाज h क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है ना, h क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है ना, ये एनर्जी है इसकी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट में नियर द ओरिजिन प्रोबेबिलिटी हाई क्यों है, वाई प्रोबेबिलिटी इज हाई, ओके।
अब देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है इसका भी हम आपको रीजन बता देते हैं, ठीक है। देखो क्लासिकली अगर आप थिंक करोगे ना, क्लासिकली जब कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है, ओके, तो आप लोग कुछ जानते हो क्लास 11th का कुछ याद है तो आप बता सकते हो कि देखो जैसे मान लीजिए हम आपको देखो क्लास 11th लेवल का हम एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, 11th लेवल, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑरिजिन, ओके, एंड ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग ऑन दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट में मान लो ये यहाँ पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्स है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये आपको पता है कि इस पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होती है, वेयर इज द स्पीड मैक्सिमम? मीन पोजीशन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे होती है ना, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है इसमें। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? v इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो स्पीड मैक्सिमम निकल जाता है, v जो है मैक्सिमम होता है यहाँ पे ए ओमेगा, ठीक है ना। ये ए ओमेगा होता है और ये होता है एट एक्स इक्वल टू 0, ओके, ऑलराइट। तो देखो एक्चुअली ये जानते हो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, इसलिए ये पूछा जाता है इंटरव्यू में एक्चुअली, ठीक है। कि इनफैक्ट जानते हो कुछ स्टूडेंट बार्क में गए थे पिछले साल, 1-2 साल पहले इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। जो BARC का एग्जाम होता है ना, उसमें इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि क्लासिकल ऑसिलेटर, जो हम ये क्लासिकल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं क्लासिकल ऑसिलेटर के फॉर्मूले हैं ये सभी, क्लासिकल ऑसिलेटर। देखिए क्लासिकल ऑसिलेटर में हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज मैक्सिमम एट ऑरिजिन। तो आप ये बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आप उसको इजीली नोटिस कब करोगे, जब स्पीड मैक्सिमम है या मिनिमम है? व्हेन विल यू नोटिस इट इज मिनिमम। मिनिमम है। ये क्वेश्चन जानते हो नेट एग्जाम में भी पूछा गया एक बार कि एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखोगे नेट, जो लोग नेट के स्टूडेंट है वो लोग देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में, और वो क्वेश्चन जानते हो जनरल एप्टीट्यूड में पूछा गया था, ये नहीं कि फिजिक्स पार्ट में नहीं पूछा गया था। वो पार्ट ए जो होता है ना, पार्ट ए आप नेट के पेपर में देखेंगे, वो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, उसमें ये पूछा गया कि एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पेंडुलम को नोटिस करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? तो आप बताइए पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो पेंडुलम के बॉब को नोटिस करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ पे होगा मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वो स्लोवेस्ट होता है ना। ऐसे देखो पेंडुलम ऐसे जाता है ना, जाकर रुक जाता है यहाँ पे, फिर वापस आता है, फिर यहाँ जाकर रुक जाता है, मतलब दोनों एक्सट्रीम पे रुकता है ना। तो जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा वहीं पे तो आप जल्दी नोटिस कर सकते हो ना उसको। तो ठीक है, डेफिनेटली इसका आंसर है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे नोटिस करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है देखो क्वांटम मैकेनिक्स में कि क्लासिकल ऑसिलेटर की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो पाए जाने, किसी भी पोजीशन में पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, क्योंकि मीन पोजीशन से वो बहुत जल्दी निकल जाता है, वहां पे स्पीड उसकी फास्ट होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब आप प्लॉट कर रहे हो क्वांटम ऑसिलेटर का, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ओरिजिन पे मैक्सिमम है, मतलब मीन पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे मिनिमम हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज सो, ओके। मतलब क्वांटम ऑसिलेटर का जो मतलब कंक्लूजन है वो क्लासिकल ऑसिलेटर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, और यही क्वेश्चन BARC के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कारण होता है? नहीं देखो, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से जानते हो इसका, देखो ये बोला जाता है कि ये जो मिनिमम एनर्जी इसका निकला ना, ये मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो H क्रॉस ओमेगा है, ये जीरो नहीं आया, ठीक है ना। इट इज नॉट जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है। कभी कोई अगर आपसे पूछता है ना व्हाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नॉट जीरो, तो आप बोल सकते हो एक लाइन में कि बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स जो होता है ना, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू h बार बाय 2। तो मतलब हम इन दोनों का प्रोडक्ट को जीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू h बार बाय 2 है। तो मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर जीरो नहीं है तो देयर शुड बी सम मोमेंटम ऑलवेज, ओके। तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो हमेशा रहेगा, और कुछ मोमेंटम अगर हमेशा है तो कुछ एनर्जी भी रहेगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअल में कहता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मोमेंटम जीरो होगा तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो होगा और ये इसको वायलेट कर देगा, ठीक है ना।
तो ये मैथमेटिकल रीजन आप वाई एनर्जी इज नॉन जीरो उसके लिए दे सकते हो। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम क्यों है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप नहीं बता सकते हो, ठीक है ना, उसका आंसर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखो जानते हो इसका आंसर क्या है, देखो ये जो एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं ना एच क्रॉस ओमेगा, ये एच क्रॉस ओमेगा अगर आप देखिए तो बहुत स्मॉल एनर्जी है। आप देखिए स्मॉल है कि नहीं है, क्योंकि एच क्रॉस का ऑर्डर कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 34 और ओमेगा का ऑर्डर क्या होता है, देखो कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा तो 1 सेकंड में बहुत ज्यादा तो 10 बार ऑसिलेट करेगा, 15 बार ऑसिलेट करेगा। तो ये जो ओमेगा है ना वो मतलब मान लो 10 के ऑर्डर में है, तो ये एनर्जी जो है ना आप देख रहे हो बहुत छोटा है ये, ठीक है ना, दिस इज वेरी स्मॉल एनर्जी। तो एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग जो क्लासिकल ऑसिलेटर की बात करते हैं ना, देखो क्लासिकल ऑसिलेटर तो वो हमें देखो जैसे मान लो ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे पेंडुलम ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है, तो अब आप पेंडुलम की एनर्जी निकालिए, ठीक है ना, देखो पेंडुलम का एनर्जी निकालिए आप, ऐसे कोई पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, मान लो यहाँ जाकर रुक गया, सपोज ये यहाँ जाकर स्टॉप हो गया, तो ये स्टॉप होता है, देखो थोड़ा सा जस्ट एक क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टॉप हुआ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, जीरो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ हाइट ऊपर चला गया ना, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी ना, देख कुछ हाइट ऊपर गया मान लो, तो इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कि कैसे लिखते हैं, mgh, ठीक है ना। तो मान लो रेफरेंस लेवल से कुछ बहुत ही स्मॉल हाइट भी ऊपर गया, सपोज करो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है ना, मान लो पेंडुलम बहुत कम 1 सेंटीमीटर हाइट ऊपर गया, तो हम मास पेंडुलम का कुछ भी मान लेते हैं, मान लो मास जो है ना सपोज करो 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 जानते हैं, और सपोज करो कि बहुत कम हाइट बहुत कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हाइट को हम लिख देते हैं मान लो 1 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, ये 10 टू द पावर माइनस 3, इसका रिजल्ट आ रहा है 10 पावर माइनस 3 जूल, ठीक है ना। तो आप देखिए जब अगर कोई पेंडुलम है जिसका अगर आप ये मानते हो ना कि वो ऑसिलेट करके एक्सट्रीम पे जा रहा है, जैसे ऐसे देखो ऐसे जाएगा तो बहुत ऊपर भी चला जा सकता है, ऐसे करके बहुत ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन हम बहुत कम ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर हाइट मान लेते हैं ऊपर जा रहा है, तो भी आप देखो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें आ रही है ना वो 10 टू द पावर माइनस 3 जूल आ रहा है। इसके कंपैरिजन में आप देखो कि ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसके कंपैरिजन में ये छोटा है या बड़ा है, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा है ये, है ना, कितना टाइम्स, लगभग 10 टू द पावर 20 गुना, 10 टू द पावर 30, है ना, 10 टू पावर 30 टाइम्स ज्यादा है ना लगभग। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बिग है, बहुत ज्यादा बिग है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप देखो जो हम लोग नेचर में जो ऑब्जर्व करते हैं ना हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये जो क्वांटम ऑसिलेटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझ गए ना। तो मतलब हम इस तरह का क्वांटम ऑसिलेटर हम नेचर में कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली बात क्या है, तो देखो अब हम इसको इस तरह से मतलब ये क्वालिटेटिवली आप समझ लो पहले, ठीक है ना। तो देखो ये तो समझ में आ गया कि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे कि सपोज आई वांट टू कंपेयर ए क्वांटम ऑसिलेटर विथ ए क्लासिकल ऑसिलेटर, क्वांटम ऑसिलेटर को हम क्लासिकल ऑसिलेटर से कंपेयर करना चाहते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए आप कि हम जानते हैं कि एनर्जी का वैल्यू होता है एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी फिक्स्ड है, एच फिक्स्ड है, तो हमें क्या करना होगा, एन का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, एन का वैल्यू अगर हम सपोज करो 10 टू द पावर 30 कर दें, यहाँ पे 10 टू द पावर 30, तो आप बताइए ये क्वांटम ऑसिलेटर का एनर्जी और जो क्लासिकल ऑसिलेटर का एनर्जी है दोनों मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। देखो क्वांटम ऑसिलेटर में ओमेगा बहुत ज्यादा तो 10 होता है, 10 और ये 10 पावर माइनस 30 तो 34, तो बेसिकली 10 पावर माइनस 33 आ रहा है यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 33। और हम यहाँ से देख रहे हैं क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी 10 पावर माइनस 3 है, तो लगभग 10 टू द पावर 30 टाइम्स जो है ना ये बिगर है। तो अगर आप सोचिए कि हम एन का वैल्यू, ये जो क्वांटम नंबर है ना 1 2 3 4 5 एकदम बढ़ाते हुए हम 10 टू द पावर 30 पुट कर दें यहाँ पे, 10 टू द पावर 30, तो फिर क्या होगा, दोनों एनर्जी मैच कर जाएगा। तो फिर हम क्वांटम ऑसिलेटर को क्लासिकल ऑसिलेटर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कभी भी अगर कोई पूछता है ना कि क्या बोलते हैं क्वांटम ऑसिलेटर का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, क्लासिकल ऑसिलेटर का प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, तो दोनों मैच क्यों नहीं करते हैं? तो आपको यही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग तरह के सिस्टम है। क्लासिकल और क्वांटम ऑसिलेटर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं ना
तो हमें क्वांटम ऑसिलेटर का क्वांटम नंबर बहुत हाई लेना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक क्वांटम नंबर वेरी हाई, और जब हम क्वांटम नंबर को वेरी हाई लेंगे तो दोनों का एनर्जी मैच कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम ऑसिलेटर विल मैच विद द क्लासिकल ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसी चीज को जानते हो कहते हैं बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ओके, शायद आप लोगों ने सुना होगा ये पहले कभी। सर एक ठीक है। क्वेश्चन लिखवा दीजिए। तो देखो हम बेसिकली हम आपको बता देते हैं, देखो यहाँ पे कि देखो क्वांटम ऑसिलेटर ऑसिलेटर ठीक है, मैचेस विथ क्लासिकल ऑसिलेटर एट वेरी हाई, या फॉर ऐसे कर दो, फॉर वेरी हाई क्वांटम नंबर ओनली। ठीक है, वेरी हाई क्वांटम नंबर के लिए सिर्फ मैच करता है। ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन जो हम लिखे ना यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हो तो साइड में लिख लोगे आप। ठीक है ना, देखो जैसे ये था हमारा क्लासिकल ऑसिलेटर। ठीक है ना, क्लासिकल ऑसिलेटर, इसकी हम एनर्जी निकाल रहे थे, तो एनर्जी mgh से निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा ना, तो इसका एनर्जी ये निकला। क्वांटम ऑसिलेटर अगर आप निकालते हो, क्वांटम ऑसिलेटर, तो इसकी एनर्जी जो निकल रही है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h क्रॉस ओमेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ आ रहा है, इतना जूल। ठीक है ना, इसको हम 10 के ऑर्डर में मान रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है ना, वही लिखा गया है यहाँ पे, क्वांटम ऑसिलेटर मैचेस विद क्लासिकल ऑसिलेटर फॉर वेरी हाई क्वांटम नंबर। ठीक है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट जानते हो ये जनरल कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि क्वांटम मैकेनिकल जो रिजल्ट है ना, वो क्लासिकली जो ऑब्जर्वेबल रिजल्ट होते हैं, मतलब जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे मैच तभी करता है। ठीक है ना, जब क्वांटम नंबर हाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे कि क्लासिकल, ठीक है ना, क्वांटम रिजल्ट्स मैच विथ, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल क्लासिकल रिजल्ट्स only for very high quantum number, very high quantum number। ये आप देख रहे हो ना, बहुत क्लियर है यहाँ से। ठीक है ना, एनर्जी अगर क्वांटम नंबर एनर्जी का हाई कर देंगे तो फिर मैच कर जाएगा दोनों। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो अब देखो इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पहले, कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम क्यों होता है, प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग जानते हैं ना, देखिए ऑसिलेटर के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है ना, दिस इज हाउ वी राइट, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो देखिए अगर क्या है कि अगर हम यहाँ से देखें, तो अगर एनर्जी बहुत कम है, इफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल, के तो फिक्स्ड है यहाँ पे, इफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब यह है ना कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी दोनों का सम होता है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो अगर एनर्जी बहुत स्मॉल है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी स्मॉल, एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, क्योंकि देख रहे हो 10⁻³ है, तो ये एनर्जी बहुत स्मॉल तभी हो सकता है व्हेन x इज वेरी स्मॉल। अब x बहुत स्मॉल होने का मतलब यह है कि पार्टिकल विल रिमेन क्लोज टू ऑरिजिन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर पार्टिकल देखिए क्लोज टू ऑरिजिन रह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना, बेसिकली ग्राउंड स्टेट के केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आता है, ऑरिजिन के क्लोज प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है ना, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन इट। तो अगर आप लोग समझ गए ना, तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। ठीक है ना, तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप 1 2 3 देखो क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे
आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि बहुत प्रिसाइज आंसर आप देंगे, ठीक है, क्योंकि आप आंसर उसी टाइम फ्रेम कर रहे होंगे, तो वो लोग भी समझते हैं कि मतलब स्टूडेंट ने मतलब उसके आसपास भी आंसर दिया है ना, तो वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये बताएंगे कि कंपैरिजन हाई क्वांटम नंबर के लिए होता है, ठीक है ना, दोनों का, क्लासिकल क्वांटम का, तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो जानता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत और कुछ बता देंगे तो मतलब दैट्स ऑल, ओके। तो वो देखना चाहते हैं कि मतलब आप कुछ उसके आसपास भी बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आप एग्जैक्टली बता दें, वो बहुत केसेस में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो आप देखोगे कुछ बुक्स में जो है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट दिया रहता है हाई क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है ना, और क्लासिकल ऑसिलेटर का भी प्लॉट दिया रहता है, ठीक है ना, और दोनों का फिर जो है ना कंपैरिजन दिया रहता है, तो हाई क्वांटम नंबर में दोनों को दिखाते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है ना। ओके, आज शायद ग्रिफिथ की बुक में दिया हुआ है तो आप देख लोगे, ठीक है ना, और ये सभी वेव फंक्शन पे फोकस करोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए सेकंड 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, या एक मिनट पहले जो है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। इसको ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर या इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, एक बार जो है ना यहाँ पे हम क्वांटम नंबर लिख देते हैं इन सभी के लिए। देखिए यहाँ पे इसमें क्वांटम नंबर कितना है, व्हाट इज द क्वांटम नंबर? 0 है। इसमें क्वांटम नंबर 1 है, इसमें क्वांटम नंबर 2 है, ठीक है ना, इसमें क्वांटम नंबर 3 है। तो आप नोटिस करोगे कि जब भी क्वांटम नंबर ऑड हो रहा है ना, वेन एवर क्वांटम नंबर इज ऑड, ओके, ऑरिजिन पे वेव फंक्शन 0 हो रहा है, वेव फंक्शन इज 0 एट ऑरिजिन, ठीक है। देखिए 2 में 0 नहीं है, 3 में 0 है, ठीक है ना, 1 में 0 है, तो ऑड क्वांटम नंबर पे ही सिर्फ 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सर सर जो हमारा एन है उसके हिसाब से वो एक्स एक्सिस को भी काट रहा है ना? क्या कह रहे हो? जो ग्राफ, सर जो ग्राफ है, और सर जितना हमारा एन है सर उतनी बार वो एक्स एक्सिस को भी काट रहा हाँ, है। वैसे नंबर ऑफ नोड इससे मैच कर रहा है ना, ये कह रहे हो, मतलब ऑरिजिन n इक्वल टू 1 है तो एक ही बार 0 हो रहा है, नंबर ऑफ नोड जो है ना क्वांटम नंबर से मैच कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, देखिए हाँ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इसको पढ़ने के लिए जो है ना आपको दोनों साथ में लिखना पड़ेगा, फुल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फुल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं ना, तो देखो इसको ऐसे लिखा जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें x का वैल्यू जो है ना कुछ भी लिख दिया जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। x कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना, x कैन बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, देखो ये ऐसा है, ठीक है ना, इसमें x यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो इसको जब हम प्लॉट करते हैं ना, तो देखिए प्लॉट इसका ऐसा है v ऑफ x और वर्सेस x, ठीक है। तो हार्मोनिक ये पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे अब समझ जाओगे, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है, दोनों साइड आइडेंटिकल जैसा है, ठीक है ना। तो इस केस में देखिए हम लोग एनर्जी जो निकाले यहाँ पे, एनर्जी हमारा निकला h क्रॉस ओमेगा और n प्लस हाफ, ठीक है, और इसमें n इक्वल टू 0 1 2 3 सब कुछ लिखा गया, ठीक है ना। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ से हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं ना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए है ये, ठीक है ना, और दिस इज इंफिनिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब ये जो पोटेंशियल होता है ना वो ऐसा बना, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखिए यहाँ पे इधर जो है ना ये बिल्कुल इन्फिनिटी हो गया पोटेंशियल, ठीक है ना, इस साइड जो है ना पोटेंशियल यहाँ पे इन्फिनिटी है, और बेसिकली इधर ऐसा है, ये है ग्राफ वर्सेस x। तो पोटेंशियल डायरेक्टली यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है ना, और इधर जो है ना इधर पोटेंशियल यही है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि अगर इस साइड पोटेंशियल सेम है, तो अगर हम इस रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, देखो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो, इस रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में आप जानते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल आता है, ठीक है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर
ठीक है ना, और प्लस 2m और डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर और यहाँ पे ई माइनस वी और इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू गेट एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल लिखते हो आप, तो यहाँ का पोटेंशियल पुट करोगे और यहाँ का पोटेंशियल पुट करोगे, यहाँ पे भी तो यही है ना पोटेंशियल, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है इन दोनों रीजन में, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सेम होगा, और श्रोडिंगर इक्वेशन जब सेम होगा तो सोल्यूशन भी सेम होगा, तो मतलब वेव फंक्शन वगैरह भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस रीजन में जो x ग्रेटर देन 0 है ना, इन दोनों का वेव फंक्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब सेम है तो सॉल्यूशन तो सेम होगा ही ना। तो अब लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि देखो यहाँ पे 0 पे पोटेंशियल जो है ना इन्फिनिटी है, तो हमें इसमें हमें ये चाहिए कि साई n एट x इक्वल टू 0 हमें चाहिए कि ये 0 होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसके सॉल्यूशन में साई n एट x इक्वल टू 0 जो होता है वो ऑड फंक्शन के लिए सिर्फ 0 होता है, इवन के लिए 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना इवन फंक्शन अलाउड नहीं होगा, ओनली ऑड विल बी अलाउड। ओके, तो ये क्योंकि हमें ये चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, ओके, दिस इज मस्ट हियर, ओके। यहाँ पे ये मस्ट कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये मस्ट है। तो इस दिस इंप्लाइज दैट, है ना, देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन लगा ना, यहाँ पे साई n एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 implies that only odd n is allowed, are allowed। लॉजिक समझ में आया सभी को? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर देंगे। प्रीवियस सर फिर से कर दीजिए। केस में बोला गया ना, देखो यहाँ पे कि n जब ऑड है, आप देख रहे हो ऑड, तभी तो यहाँ पे 0 हो रहा है वेव फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि जब भी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी होता है वहां पे वेव फंक्शन 0 होगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन पे तो ये कंडीशन है ना कि x इक्वल टू 0, ऑरिजिन पे वेव फंक्शन को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों का पोटेंशियल मैच कर रहा है राइट साइड में, ठीक है ना, ऑरिजिन के राइट में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन मैच करेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन मैच करेगा तो सॉल्यूशन मैच करेगा, मतलब इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन मैच करना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे वो अलाउड होगा जो ऑरिजिन पे 0 हो रहा है। तो दिस मीन्स कि हमारा सब कुछ यहाँ से जो चीज यहाँ पे आया ना वही यहाँ पे आएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ऑड एन अलाउड होगा, इवन एन अलाउड नहीं होगा। सो ओनली ऑड एन अलाउड। तो इसलिए एनर्जी जब लिखा जाएगा ना यहाँ पे, तो अगर हाफ ऑसिलेटर है तो उसमें एनर्जी आप लिखोगे ना तो h क्रॉस ओमेगा और यहाँ पे n प्लस हाफ ऐसे ही लिखा जाएगा सब कुछ, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन सेम है ना, तो सब कुछ सेम आएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे n इक्वल टू जो है ना 13579 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। दीज आर दी अलाउड एनर्जी, ठीक है ना। तो कभी जानते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि देयर इज ए हाफ ऑसिलेटर, ठीक है, सो व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो इस केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखने के लिए आपको n इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो वो 3/2 h क्रॉस ओमेगा होगा यहाँ पे। तो इस केस में जैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट लिखेंगे ना, तो ये बेसिकली n इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, तो ये 3/2 और h क्रॉस ओमेगा होगा, ठीक है। उसी तरह से आप हायर एनर्जी फिर लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ ऑड एन अलाउड है, ठीक है ना। और वेव फंक्शन में भी ऐसे ही, वेव फंक्शन वही रहेगा, सेम वेव फंक्शन, ओके। जैसे इसमें लिखे थे ना साई एन एक्स इज इक्वल टू, हमारा ऐसा था फैक्टर अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n और फिर रूट पाई और फिर e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 और h n अल्फा x, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे n इज इक्वल टू फिर से 13579 है ना, इस तरह से होगा, ठीक है। दैट्स द एनर्जी ऑफ हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन से बता दिया गया, ठीक है ना। तो ये सभी बेसिक चीजें हैं जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग फुल ऑसिलेटर एंड हाफ ऑसिलेटर ये डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं 2D ऑसिलेटर, ठीक है ना। सर 2 मिनट ब्रेक है। सर स्लाइड 1 मिनट। स्लाइड बैक, इसका एनर्जी टर्म तो नहीं। ठीक है, सर इसका एनर्जी टर्म सर, क्या कह रहे हो? एनर्जी एनर्जी तो लिखे ना, ये क्या है, एनर्जी ही तो है ये क्या क्या है, इसको क्या समझ रहे हो तुम? यस, ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना 2D सिंपल हार्मोनिक
ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अभी जो है ना ये फुल ऑसिलेटर है। देखो फुल ऑसिलेटर हम बेसिकली डिस्कस, हाफ ऑसिलेटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2D फुल ऑसिलेटर डिस्कस करेंगे, इसमें ही साथ साथ जो है ना हाफ ऑसिलेटर भी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और इसको हाफ, दोनों चलो एक ही साथ हो जाएगा डिस्कस, ठीक है ना। तो 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखिए इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एम ओमेगा ओमेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे आएगा, ओमेगा वाई स्क्वायर इस तरह से होगा, ठीक है। तो मतलब ये एक्स डायरेक्शन में आप कह सकते हो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसको छोड़ दो अभी, ठीक है ना, इसको बाद में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, ये अभी छोड़ दो। सर जगह बना दी उसके लिए। अरे छोड़ दो, अब हटा दो जगह, क्या है। तो देखो ये जो है ना हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना। देखो ये वाला समझ गया ना, अगर आप, तो जिस तरह से 1D को इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया ना, वैसे ही आप 2D को भी कर सकते हो, वैसे ही 3D को भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस आप 1D का लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब 2D 3D हम लोग खुद ही कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये है बेसिकली सिचुएशन। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें x का वैल्यू जो है ना लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। y का वैल्यू भी लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, इस तरह का सिचुएशन है। तो देखिए ये जो है ना दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। या आप जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें जब एनर्जी निकालते हैं ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसा ही आता है फॉर्मूला। देखो इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाओगे ना, बस यू हैव टू पुट दिस इनटू श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम चलो ऐसे लिख देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स। तो इस केस में एनर्जी जो मिलता है ना वो ऐसे लिखा जाता है, nx प्लस ny और प्लस 1, दैट्स द एनर्जी, ठीक है। तो इसी को हम लोग और इसे ऐसे लिख देते हैं, E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा और यहाँ से n प्लस, ठीक है ना, बेसिकली 1, ये लिखा जाता है। तो इसमें nx जो लिखा गया ना, देखिए nx ये जैसे कि पहले हम लोग सिंपल, देखो ये समझ लो कि दोनों का एनर्जी को सम किया गया है। आप ऐसे सोचिए, पहले देखो एनर्जी कितना लिखा गया था, यहाँ पे एनर्जी लिखा गया था n प्लस हाफ। अब आप यहाँ पे लिखोगे nx प्लस हाफ, एक बार ऐसे करके आप लिख दोगे nx प्लस हाफ और एक बार लिखोगे ny प्लस हाफ और दोनों को सम करोगे, ठीक है ना। तो यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ठीक है, यही आएगा ना, nx भी आ जाएगा ny और सर हाफ लेकिन ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई अलग अलग सेम लेंगे तो कॉमन ले सकते अच्छा हैं। हाँ सही कह रहे हो, सही, हमसे भी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो है ना थोड़ा सा हमसे लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो अभी हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे, h क्रॉस ओमेगा x और nx प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस h क्रॉस ओमेगा y और ny और प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ऐसे लिख दोगे, nx का वैल्यू 0 1 2 3 है ना, इस तरह से लिखा जाएगा, और ny का वैल्यू भी ऐसी 0 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे। अब जानते हो देखो इसमें एक वर्ड आता है आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर। अगर आइसोट्रोपिक, इसमें दोनों फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है ना तो इसको एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर कहते हैं। अगर आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर है तो इसमें क्या करते हैं, ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा लिख देते हैं। तो उस केस में देखो एनर्जी जो है ना वो बेसिकली फिर दोनों की जगह ओमेगा लिख देंगे, तो एच क्रॉस ओमेगा और ये बन जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई और प्लस 1, ठीक है ना, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन जनरल ऐसे लिखा जाएगा, अलग अलग दोनों को सम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे x डायरेक्शन के लिए जो था वही फॉर्मूला y डायरेक्शन के लिए लिख दिया गया। अब देखिए क्या है, आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में ये लिखा गया। अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि देखो nx का मिनिमम वैल्यू 0 है, ny का मिनिमम वैल्यू बेसिकली 0 है, तो nx प्लस ny का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ nx प्लस ny? 0 और हम पूछते हैं नेक्स्ट हायर वैल्यू nx ny का कितना हुआ, 1 nx प्लस सम का 1 हुआ, 1 नहीं इस पूरे सम का पूछ रहे हैं, सम का। तो बेसिकली नेक्स्ट हायर वैल्यू जो है ना 1 होगा ना, एक का 0 ले लोगे, दूसरे का 1 ले लोगे, तो नेक्स्ट हायर वैल्यू इस सम का 1 होगा। तो मतलब देखो क्या है कि इसको हम चाहते हैं ना तो ऐसे लिख सकते हैं, एच क्रॉस ओमेगा n प्लस 1 लिख देंगे,
ठीक है, और इसमें n इक्वल टू हम 0 1 2 3 यही इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम करने से जो है ना मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू 1 आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ पे n जो लिखा गया है ना, n इज इक्वल टू nx प्लस ny लिखा गया है, ठीक है, और इसका वैल्यू इसी तरह से रन करेगा। तो ये चीज आप लिख सकते हो फॉर आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब आप देखिए, अगर हम ये तो जनरल लिख दिया गया, ठीक है ना, लिखा सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स, ठीक है, ये लिख दिया गया, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का मेन हम देखो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर। तो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में देखिए एनर्जी ये लिखा गया है, ठीक है। अब हम डिजेनरेसी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है। देखो डिजेनरेसी ऑफ आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, किसी आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का डिजेनरेसी कितना होगा, ठीक है। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे, देखो क्वांटम नंबर डिफरेंट होने से, पार्टिकल इन बॉक्स में आप देख रहे थे ना कि क्वांटम नंबर डिफरेंट होने पे वेव फंक्शन डिफरेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर को अगर आप इंटरचेंज कर सकते हो ना, तो और एनर्जी देखो बेसिकली डिजेनरेसी ये बताया गया था ना कि फॉर गिवन एनर्जी इफ यू कैन राइट डिफरेंट वेव फंक्शंस देन इट इज कॉल्ड डिजेनरेसी। डिजेनरेसी क्या है? बेसिकली डिजेनरेसी ये है ना, डिजेनरेसी में हम लोग लिख रहे थे नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स ऑफ, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम एनर्जी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम एनर्जी। और आपको हम ये भी बता चुके हैं ना कि क्वांटम नंबर जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्वांटम नंबर का डिफरेंट अगर परम्यूटेशन बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट को डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, अगर हम जैसे यहां से देखें कि एनर्जी जो है ना, यहाँ पे देखो हम डिजेनरेसी ऑफ आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी एन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एन जो है ना दो नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एनएक्स और एनवाई पे। तो अगर हम देखिए, मान लेते हैं कि हमने एन फॉर ए गिवन एन हम देखना चाहते हैं कि एनएक्स और एनवाई का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि क्वांटम नंबर दो है यहाँ पे एक्चुअल में, देखो एनएक्स और एनवाई दो क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो हम लोग देखना चाहते हैं, देखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनएक्स एंड एनवाई फॉर गिवन एन, ठीक है ना, गिवन एन, ठीक है। तो हम लोग गिवन एन के लिए एनएक्स एनवाई का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो देखो एनएक्स यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे एनवाई लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि एनएक्स गिवन एन मतलब दोनों का सम यहाँ पे फिक्स कर रखा है कि एनएक्स प्लस एनवाई जो है ना, मान लो 5 है, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे कि दोनों का सम जो जब भी होगा ना तो 5 ही होगा। तो अभी हम एन मान लेते हैं कि दो, ये जो है ना फिक्स कर रखा है हमने, फिक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए, इन दोनों का सम हमें एन लाना है, तो अगर हम इसको 0 लिखेंगे तो इसको कितना लिखोगे, एनवाई को एन लिखोगे, ठीक है, इसको 1 लिखोगे तो इसको n-1, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो फिर दोनों का सम करके देखो एन आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से बढ़ते जाओगे, इसको 2 लिखोगे तो इसको n-2 लिखोगे, n-2, ठीक है ना। तो अब आप देखो इस तरह से बढ़ता जाएगा, लास्ट में जो है ना ऐसा आ जाएगा, जैसे ये n-1 होगा तो ये कितना होगा 1, ऐसे होगा ना। और ये Yes, जब sir. देखो यहाँ पे ये अगर n हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। 0, तो देखो जैसे अगर काउंट करोगे ना, देखो इसका nx के लिए पॉसिबल वैल्यूज हो गए 0 1 2 3 अप टू n हो गया, तो ये रिवर्स में वैसे ही जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो कितने पॉसिबल बेसिकली कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। आप यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉसिबिलिटी बन गए, हाउ मेनी n-factorial, n फैक्टोरियल है ये, n plus n 1 plus 1 0 भी है, sir, okay, n+1. काउंटिंग कर रहे हो ना, तो 0 से काउंटिंग n करेंगे plus तो one. n देखो n नंबर n+1 नंबर ही तो है। तो अगर हम पूछेंगे कितने sir. स्टेट्स बने, टोटल कितने बेसिकली स्टेट्स बन रहे हैं, स्टेट का मतलब हो गया कितने बेसिकली क्वांटम नंबर की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यही कहोगे ना कि n+1 है, तो यहाँ ये टोटल जो है ना n+1 स्टेट्स हैं, दीज आर n+1 स्टेट्स। क्वांटम नंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में, तो n+1 स्टेट आ रहा है, और इन दोनों का सम आप कर रहे हो ना तो सेम एन आ जा रहा है सभी में। आप देखो किसी में भी सम करके देखो, तो अगर सेम एन आ रहा है तो एनर्जी सेम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो, इसका मतलब ये है कि फॉर आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा और n+1, ठीक है, डिजेनरेसी इज
इज n+1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, मतलब जी डिजेनरेसी जो है ना वो n+1 है, ठीक है। तो 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आइसोट्रोपिक का अगर एनर्जी इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना तो उसका डिजेनरेसी n+1 होता है, ठीक है ना। तो ये 2D ऑसिलेटर हो गया। अगर हम देखिए अब इसका वेव फंक्शन लिखना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू राइट, ये डिजेनरेसी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसका यूज होता है जब हम लोग मेनी पार्टिकल सिस्टम डिस्कस करेंगे ना, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज करो 10 पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल, ठीक है। अब उसका कुछ एनर्जी वगैरह निकालने के लिए बोला गया, तो उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। IIT जैम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया 20 पार्टिकल्स का, ठीक है, 2021 में। तो आप देखोगे तो उस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फिर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम मेनी पार्टिकल क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखोगे। ये जो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनर्जी किसका है, एक पार्टिकल का है या दो पार्टिकल का है, तो क्या बोलोगे आप? एक पार्टिकल। एनर्जी ऑफ एक पार्टिकल है, ये ध्यान रखोगे। दिस इज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, या वन ऑसिलेटर कह सकते हो, ठीक है ना। ये एक पार्टिकल का है। जब मल्टीपल पार्टिकल आएंगे ना तो उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हम मल्टीपल पार्टिकल का अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं वेव फंक्शन। सर आपने डिजेनरेसी में n+1 क्यों लिखा है? फैक्टोरियल नहीं आएगा वहां पर? इसको काउंट कर लो ना, कितने कितने स्टेट्स बन रहे हैं, फैक्टोरियल क्यों लगा दें। अब थोड़ा सा देखो, एक मिनट हम बता रहे हैं। 2D बॉक्स वगैरह का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना, 2D या 3D बॉक्स का, ठीक है। तो 2D बॉक्स का एनर्जी जब हम लोग लिख रहे थे, ठीक है ना, क्यूब स्क्वायर बॉक्स का, तो एनर्जी ऐसे लिख रहे थे nx² प्लस ny² और π² h² अपॉन 2ml², ऐसे लिखे एनर्जी। अब अगर हम बोलते थे कि मान लो हमने nx = 1 लिया और ny = हमने 2 लिया, तो फिर हम लोग क्या बोलते थे कि ny = अगर हम 2 लेंगे और nx = सॉरी उल्टा हो गया, nx = अगर हम 2 लेंगे तो ny = 1 ले सकते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, आप ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करिए या इस वैल्यू को पुट करिए, एनर्जी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। लेकिन इन दोनों ये क्वांटम नंबर का जो मतलब क्वांटम नंबर का जो अरेंजमेंट है वो क्या सेम है? nx यहाँ पे 1 है, देखो ny 2 है, तो ये अलग तरह का अरेंजमेंट है, ये अलग तरह का अरेंजमेंट है। तो क्वांटम नंबर का अरेंजमेंट अगर चेंज हो गया ना तो समझ लो वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका वेव फंक्शन याद है ना, पार्टिकल इन बॉक्स का कितना था वेव फंक्शन, साई कितना लिख रहे थे हम लोग? 4/L² था ना, 2D है ना, ये nx ny है तो 2D हो गया ना। तो यहाँ पे ऐसे था साइन और nx π/L है ना, ऐसा था ना। और फिर यहाँ पे एक और था साइन ny और πy/L। तो आप देखो ना, ये वाला वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पे nx ny, और फिर एक बार ये पुट करोगे तो क्या आपको सेम मिलेगा दोनों वेव फंक्शन? नो सर, डिफरेंट नहीं मिलेगा ना। तो देखो यहाँ पे कितने अरेंजमेंट मिले आपको क्वांटम नंबर के, एक अरेंजमेंट ये हो गया और एक अरेंजमेंट ये हो गया, तो 2 हो गया। तो यहाँ पे डिजेनरेसी हम लोग कितना बोल रहे थे, 2 ही तो बोल रहे थे ना। 2, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितने अरेंजमेंट मिले क्वांटम नंबर के, ये यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेना है बस। तो n+1 है तो डिजेनरेसी n+1 हो गया, फैक्टोरियल क्यों लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो वेव फंक्शन ऑफ, ठीक है, क्या लिख रहे थे हम लोग, 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर वेव फंक्शन निकालना चाहते हो आप, ठीक है ना, तो देखिए इसका वेव फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, साई xy जब आप लिखोगे ना तो बेसिकली साई ऑफ, मान लो साई 1, या इसको ऐसे साई x विच इज फंक्शन ऑफ x लिख दो और साई y विच इज फंक्शन ऑफ y, ऐसे लिखना होगा। तो अब जो हम लोग लिखे थे ना, जैसे 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो जो ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन है बस उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है ना, दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग ऐसे लिखे हुए थे ना, यहाँ पे साई x अगर आप लिखोगे ना, ये बेसिकली कह सकते हो वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू x कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसे लिखे हुए थे, देखो यहाँ पे अल्फा डिवाइड बाय 2 to the power n फैक्टोरियल n,
हालांकि इन सभी की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन में, ठीक है, मोस्टली इसी की जरूरत पड़ेगी इधर जो डिस्कस किया गया, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। रूट पाई और e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एच एन और यहाँ पे अल्फा एक्स, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, थोड़ा सा एक माइनर चेंज करना पड़ेगा इसमें, जानते हो क्या, कि ये जो अल्फा लिखा हुआ है ना इसमें सब्सक्रिप्ट एक्स लगा दो, ठीक है ना। अल्फा में भी, या इसको कुछ भी आप यहाँ पे अल्फा लिखे हुए हो ना, तो चलो हम अल्फा को ऐसे लिखेंगे, याद है अल्फा का वैल्यू कितना था, एम ओमेगा और एच क्रॉस। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स अगर लिख रहे हो, जैसे एक्स डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी अलग है और वाई में अलग है, तो यहाँ पे ओमेगा एक्स लिखना पड़ेगा। तो अब आप साई वाई वाला फंक्शन अगर निकालोगे ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे हमने बीटा लिख दिया, ठीक है ना, तो 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे n ना लिख करके nx लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये nx हो जाएगा, यहाँ पे भी nx हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे nx। एक मिनट, थोड़ा सा ये जगह खराब हो गया, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वांटम नंबर इसमें nx यूज हो रहा था ना, तो यहाँ पे 2 टू द पावर nx और फैक्टोरियल nx फैक्टोरियल ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे hn nx लिखना होगा क्योंकि क्वांटम नंबर हम x डायरेक्शन के लिए nx यूज कर रहे हैं ना, और अल्फा जब आप लिखोगे ना तो इसमें ओमेगा x यूज होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे ही ny इसमें लिखना होगा और ये भी ny हो जाएगा, क्वांटम नंबर ny जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो nx और ny, ठीक है। और e टू द पावर यहाँ पे अब अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 और एच एन वाई यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे बीटा वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से वेव फंक्शन, तो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा टोटल वेव फंक्शन, ओके। तो यहाँ से देखिए बीटा जो होगा यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर एम और ओमेगा वाई। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। अंडर रूट पाई साई वाई। हाँ सब आएगा, सब है, रूट पाई तो है ही है यहाँ पे, रूट पाई मतलब जैसे इसमें लिखा गया वैसे ही। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर ये एनाइसोट्रोपिक के लिए ना, मतलब ओमेगा एक्स ओमेगा वाई सेपरेट। हाँ जब लिख रहे हैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई लिख रहे हैं तो एनाइसोट्रोपिक के लिए ही हुआ, ठीक है। और अगर आइसोट्रोपिक जब कर देंगे तो फिर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो फिर हमें बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे सेम, तो फिर हमें बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह फिर क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे nx रहेगा और इसमें ny रहेगा, nx ny तो रहेगा ही इसमें, ठीक है। आइसोट्रोपिक में अल्फा और बीटा सेम हो जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको x डायरेक्शन का जो वेव फंक्शन बताया गया उसी तरह से y में लिख देना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ वी राइट दी वेव फंक्शन ऑफ 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब आप देखिए जब 3D का केस आएगा ना, तो एग्जैक्टली सेम थिंग, एक स्टेप और लिखोगे आप, इसके लिए एक स्टेप और, कौन सा, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो बस 2D आप समझ गए ना, तो समझ लो 3D भी हो गया, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो अगर हम देखिए इसमें 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम क्या बोलते हैं, मान लो ये आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर है, ठीक है ना। तो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर, अगर कभी कभी ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना, एग्जाम में आ जा सकता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताइए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो देखो एनर्जी आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का इस तरह से लिखा गया है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी एन जो है ना रन करेगा 0 1 2 3, तो इसीलिए एनर्जी जो होगा ग्राउंड स्टेट का वो एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, n इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का है। आप देखो 1D ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आया था वो बेसिकली 1/2 का फैक्टर था, यहाँ पे 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ओके, ठीक है। तो ये 2D ऑसिलेटर हो गया। अब हम लोग आते हैं 3D ऑसिलेटर में, ठीक है। तो देखो 3D ऑसिलेटर, एक मिनट सर, जब हम बोलते हैं में सर आपने क्या बोला, आपकी आवाज कट गई थी। क्या कह रहे हो, आइसोट्रोपिक में आपने क्या बोला था कि उसकी आवाज कट गई थी। आइसोट्रोपिक में बस एनर्जी लिखे थे सर, जब गैस मॉलिक्यूल्स के एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केवीटी जैसा होता है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं क्या कि एक डायमेंशन बढ़ गया तो हाफ एच प्लस ओमेगा से
एच प्लस ओमेगा हो गया यहाँ पर। हाँ वैसा कह सकते हो, मतलब फॉर एवरी डायमेंशन, एवरी डायरेक्शन के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के लिए एच क्रॉस ओमेगा n प्लस हाफ आ रहा है, ठीक है ना, हाँ। ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखेंगे ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा जाएगा Vxyz, ठीक है ना, Vxyz, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे हाफ m ओमेगा x का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस हाफ m और ओमेगा y का स्क्वायर और y स्क्वायर और प्लस हाफ m और ओमेगा z का स्क्वायर और z स्क्वायर, ये आ गया। तो इसमें अगर आप एनर्जी लिखोगे ना, देखो एनर्जी, तो ये फिर वही h क्रॉस ओमेगा x और यहाँ पे nx और प्लस हाफ, फिर से ऐसे लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स, तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हाफ और फिर प्लस h क्रॉस ओमेगा y और यहाँ से ny और प्लस हाफ और फिर यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा z और nz और प्लस हाफ। तो ये एनर्जी ऑफ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर निकल गया, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे देखो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का केस एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट ध्यान रखोगे, ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, इस पे ये ध्यान में रखना जरूरी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, इसका यूज होता है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो देखिए आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर अगर होगा, ठीक है, तो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का केस अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ओमेगा x ओमेगा y और ओमेगा z ये सभी इक्वल हो जाएंगे, ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो एनर्जी जब हम लोग लिखेंगे ना, तो ये h क्रॉस ओमेगा और nx प्लस ny और प्लस nz, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो अब आप फिर से देखिए इसमें nx ny nz जो लिखा गया है ना, देखिए nx ny nz ये सभी के वैल्यू 0 1 2 3 ये सभी ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो हम इसी को अगर ऐसे लिख देते हैं, देखिए h क्रॉस ओमेगा और इन तीनों का सम को n लिख देते हैं प्लस 3/2, ठीक है ना। तो इन तीनों का सम को n लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे n ध्यान रखोगे, n जो यहाँ पे लिखा गया है दैट इज इक्वल टू nx प्लस ny और प्लस nz है, ठीक है। तो अब आप देखिए इन तीनों का सम लिखा गया है, लेकिन फिर भी अगर n का मिनिमम वैल्यू निकालोगे ना, तो देखो इन तीनों का मिनिमम 0 है, तो n का भी मिनिमम 0 आएगा। फिर नेक्स्ट हायर वैल्यू n का निकालोगे तो nx मान लो 1 पुट करेंगे और ये दोनों 0, तो मतलब n का भी वैल्यू जो आ रहा है ना वो बेसिकली उसी तरह का आ रहा है जो इनका वैल्यूज है, ठीक है ना। तो 1 2 3 इसी तरह से रन करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में हम लोग डिजेनरेसी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डिजेनरेसी, ठीक है। तो डिजेनरेसी का मतलब यही हो गया फिर से यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर गिवन एनर्जी, है ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर गिवन एनर्जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर गिवन एनर्जी हमें करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे अब 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस में आप देखो 2 क्वांटम नंबर के केस में कितने केसेस बने थे, हाउ मेनी, व्हाट वाज द डिजेनरेसी, n+1 n+1 था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि 2 क्वांटम नंबर के केस में n+1 डिजेनरेसी आया था ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कि एक को आप फिक्स कर दो, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों ऐसे नहीं लिख दे, यहाँ पे देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इस तरह से ny और प्लस nz, सपोज वी राइट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ny n जो था वहां पे क्या था, बेसिकली n वाज एक्चुअली प्रीवियस केस में, एक बार देखो रिलेट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। प्रीवियस केस में हम जो बोल रहे हैं ना कि डिजेनरेसी जो था वो n+1 था, ऐसे बोल रहे हो आप, डिजेनरेसी वाज n+1। चलो इसको अभी हम देखो क्लियर कर देते हैं। डिजेनरेसी n+1 था, लेकिन प्रीवियस केस में n क्या था, व्हाट वाज n इन प्रीवियस केस, nx plus ny इट वाज nx प्लस ny था, है ना। तो यही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ना n+1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे n जो है ना वो तीनों का सम है, और प्रीवियस केस में n जो था वो सम ऑफ nx प्लस ny था। तो यहाँ पे जानते हो क्या है, ऐसे कहना होगा कि डिजेनरेसी, ठीक है ना, डिजेनरेसी देखो ऐसे लिखना होगा, डिजेनरेसी, एक मिनट, जनरेसी विथ रिस्पेक्ट टू nx एंड ny, अगर ये हम निकालेंगे ना तो दैट इज इक्वल टू n+1 से आ गया nx प्लस ny और प्लस 1, ये है डिजेनरेसी,
ठीक है ना। तो हम इसको जो है ना ऐसा करते हैं कि nx प्लस, हम क्या लिख रहे हैं, डिजेनरेसी विथ रिस्पेक्ट टू nx प्लस nx एंड ny, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए, चलो इसको इरेज कर दो, ठीक है। अगर nx प्लस ny यहाँ से निकालोगे तो कितना निकलेगा, व्हाट डू यू गेट, दिस इज n माइनस nz, यही निकलेगा ना। देखो यहाँ से nx प्लस ny निकाल देते हैं, n माइनस nz और प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर आप जानते हो डिजेनरेसी प्रीवियस केस से रिलेट कर रहे हैं, प्रीवियस केस में डिजेनरेसी जो निकला n प्लस 1, उसमें सिर्फ nx और ny था, तो यहाँ पे वही बोल दे रहे हैं डिजेनरेसी विथ रिस्पेक्ट टू nx एंड ny इज इक्वल टू ये है बेसिकली, ठीक है ना, n प्लस 1 वो nx प्लस ny, और nx प्लस ny के वैल्यू जो है ना हम यहाँ से निकाल के पुट कर दिए, तो ये आ गया। तो अभी डिजेनरेसी ये है विथ रिस्पेक्ट टू nx एंड ny ओनली, कि मतलब nx और ny का कितना अरेंजमेंट हो सकता है। अब हम nz के बारे में बात करेंगे, तो देखो इसमें n को हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। इसमें भी जैसे हम प्रीवियस केस में बोल रहे थे ना कि वी विल फिक्स द वैल्यू ऑफ n, और हम देखेंगे कि nx एंड y के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अगर आपने n को फिक्स कर दिया है तो आप यहाँ से नोटिस करिए, देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने n को फिक्स कर दिए थे तो nx के अलाउड वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रन किए थे, 0 से लेकर n तक, और ny का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन किया था, 0 से n तक। तो वैसा ही जानते हो इसमें भी होगा, ठीक है। आप n को फिक्स कर रहे हो ना, फिर भी nz का जो वैल्यू होगा ना 0 से लेकर n तक रन करेगा, क्योंकि ऐसा होगा, देखो आप यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें इन तीनों का सम जो है ना, तीनों का सम जो है हमें n लाना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि सपोज करो कि हम स्टार्ट करते हैं nx इज इक्वल टू 0 और ny इक्वल टू 0 से, तो फिर nz को कितना पुट करना होगा, 1 nz को 1 क्यों पुट करेंगे, n पुट करेंगे ना, n n पुट करेंगे ना, ठीक है। अब अगर आप मान लो ऐसे बोलते हो कि nx को आपने n पुट कर दिया, ny को 0 पुट कर दिया, तो nz को फिर कितना पुट करोगे, 0 0। तो आप देख nx को n पुट कर दिया ना अगर हम, और ny को 0, तो nz को फिर हम 0 पुट करेंगे ना, तभी तो तीनों का सम n के इक्वल आएगा। तो मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, देखने से समझ में आ रहा है कि nz का वैल्यू 0 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। तो मतलब nz का वैल्यू रन करेगा 0 to n, तो इसीलिए इसमें टोटल डिजेनरेसी निकालोगे ना, ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि nz जो है ना यहाँ पे रन कर रहा है 0 to n तक रन कर रहा है, तो इसलिए टोटल डिजेनरेसी निकालेंगे इसमें, डिजेनरेसी, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ स्टेट्स ही तो काउंट करना है ना, तो इसको हम सम कर देंगे, इसको सम करेंगे n पे, सॉरी nz पे, nz 0 से रन करेगा अप टू n, तो यहाँ पे n माइनस nz और प्लस 1 हो जाएगा, ये सम आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ना बेसिकली क्या होता है कि n वेरिएबल n नहीं है, n बाहर आ जाएगा, यहाँ पे n बाहर आ गया, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा nz इज इक्वल टू 0 to n और माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे समेशन nz इक्वल टू 0 to n, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 है, nz इक्वल टू 0 to n, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो अच्छा ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसको कंबाइन कर देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा ना, तो n प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो nz, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा ना, ये n प्लस 1 हम बाहर ला सकते थे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है बेसिकली, ये इसको हम बाहर ले लेते तो यहाँ 1 ही बचेगा ना। तो इन दोनों में यहाँ पे देखो 1 है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, मल्टीपल में 1 तो लिख ही सकते हो, तो ये कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे समेशन nz इक्वल टू 0 to n है, और माइनस समेशन nz इज इक्वल टू, ठीक है ना, nz इज इक्वल टू 0 to n है, ठीक है। तो ये बस ए लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, और जानते हो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो हम वही बात बोल रहे हैं, देखो अगर थोड़ी सी भी अगर ऐसा हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए हम कुछ बता रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले देखें तो उसमें 80 स्टूडेंट थे, अभी 8 लोग चले गए। जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, देखो हम आपको बता रहे हैं, या तो आप फिजिक्स पढ़िए या फिजिक्स ही छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क, ओके। लेकिन ये जो गिव अप करके जाने वाला एटीट्यूड है ना, आप देखो बाद में बहुत पछताओगे आप लोग, ठीक है। तो जो लोग अभी जा रहे हैं ना इस तरह से, मान लो अभी 8 लोग चले गए, तो इसका क्या मतलब है, आपके पास फ्रीडम है, आप देखो फ्रीडम, यू आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ विद योर फ्रीडम, ओके। आपके पास फ्रीडम तो बिल्कुल है कि आप उठ के चले जा सकते, मतलब स्विच ऑफ कर सकते हैं मोबाइल, ठीक है। लेकिन ये क्या आप मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है ये डिस्कशन, ठीक है ना, बट आपको फोकस करना है ना यहाँ पे। एक बार में नहीं समझ में आया 4 बार पढ़िए इसको, लेकिन सीखना है आपको। अगर कैलकुलेशन नहीं सीखे फिजिक्स नहीं सीख सकते हो। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने इक्वल टू mc² दे दिया, न्यूटन ने F इक्वल टू ma दे दिया, बस ऐसे सुनी सुनाई बात कर देंगे तो वो फिजिक्स नहीं होता है, ठीक है ना।
कि किसी ने एटम बम बना दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें, और सन में भी फ्यूजन होता है। तो ये सब सुनी सुनाई बातें हो गई ना, इससे बहुत लोग फैसिनेट होकर के फिजिक्स ले लेते हैं। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यू शुड लर्न कैलकुलेशन, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे आप फिजिक्स लेकर के। फिर उससे अच्छा हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब इसको जो है ना, देखो यहाँ पे सम करोगे, ठीक है। हाँ बोलो क्या। सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर? मतलब समेशन ऑफ 1 ऑन nz0 to n, मतलब वहाँ पे तो मैथमेटिक्स का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है ना। हम काउंटिंग कर रहे हैं बस। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैथमेटिक्स का मत पूछा करो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि कितने पॉसिबिलिटी होंगे। पहले पढ़ चुके हैं कि क्या बोलते हैं, nx और ny के रिस्पेक्ट में डिजेनरेसी nx प्लस ny प्लस 1 है। अब nz को इंक्लूड कर रहे हैं तो nz, इसमें nz पे सम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो nz पे समेशन लगा दिया गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? जब आप मान लो अब कोई आपसे बोलता है 1 + 1 to n सम करो, तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना। देखो ये कुछ चीजें वही हम आपको बता रहे हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट का हम आपको देखो मेंटल मतलब बेसिकली जो मेंटल कहते हैं ना स्टेटस, वो हम बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं हर चीज में फिजिकल इंटरप्रिटेशन पूछते हैं। कुछ लोग जो है ना कैलकुलेशन को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वो बस फिलोसफी पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं है फिजिक्स, ओके। आप ध्यान रखोगे, फिजिक्स इज बेसिकली प्योरली कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन प्योरली मैथमेटिक्स भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कभी कभी नहीं भी होता है। ऑलराइट, तो देखो बस ये कैलकुलेशन करो और क्या यहाँ पे। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये इस समेशन का वैल्यू बता सकते हो कोई कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस समेशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस समेशन? तो पहले का सर, पहले वाले का n+1, ठीक है ना। 0 से n तक कर रहे हो ना, तो कितने नंबर हुए? n+1 हुए ना। और इसका nz जो है ना, जैसे 0 से nz का वैल्यू पुट करोगे तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा ना, 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, +1 +2 +3 अप टू कितना आ जाएगा? n, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इसका सम? n into n+1/2, n into n+1/2, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो n+1 कॉमन ले लो, n+1 कॉमन ले लिया तो n+1 और माइनस n/2 कितना आ गया? n+1 मल्टीप्लाई n/2 + 1, n+2/2 इतना आया? Yes, sir. यही आ रहा है ना। तो यही इसकी डिजेनरेसी होती है, दैट इज। इसको आप समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद करके चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो दैट इज द, ऊपर से रिकैप करा देंगे क्या? इसमें करा कुछ नहीं गया, प्रीवियस से रिलेट करना सीखो, ठीक है ना। देखो रिलेट का हम प्रीवियस में बताया ना, डिजेनरेसी इतना आता है, तो वो डिजेनरेसी एक्स और वाई वहां पे था बस, तो ये लिखे हम। अब बोल रहे हैं हम यहाँ पे जेड में भी तो वेरिएशन है, तो जेड के सारे वैल्यूज के लिए फिर इसको सम कर दिया गया, ठीक है ना। तो जेड के वैल्यूज बस इस पे देखो, बस वही चीज तो लिखा गया, nx + ny देखो यहाँ लिखा गया, और यहाँ से हम nx + ny के वैल्यू बस पुट कर दिए जेड के टर्म में, तो n - nz +1 कर दिया और इसको जेड पे सम कर दिए, दैट्स ऑल, ठीक है। सिर्फ +1 कैसे आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा कौन सा +1? सर। nx + ny +1 कैसे आया? n+1 था प्रीवियस केस में, डिजेनरेसी कितना था? यस सर n +1 था, और सर n का वैल्यू nx + ny था। ओके सर, बस ठीक है। तो ये देखो दो तरीके होते हैं पढ़ने का। अब आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है ना, तो इसको याद करके चले जाइए, ठीक है ना। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आप कैलकुलेशन जानोगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिजेनरेसी हो गया, ठीक है ना। और एनर्जी ये हो गया, ठीक है ना। और तो अब इसमें जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी n = 0 लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो h क्रॉस 3/2 आ गया। अब ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी अगर पूछ दिया, तो ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी निकालने के लिए n0 पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर अगर मान लो बोल दिया ठीक है ना, बेसिकली देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 होगा, ठीक है ना, सॉरी n = 0। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, n = 1 हो गया। फिर यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, तो n = इसमें 2 हो जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n = 3 होगा, ठीक है ना, n = 3। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली, तो n = ग्राउंड स्टेट के लिए n = 0 होता है, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी जो हम लोग निकल रहा है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का, तो वो 3/2 h क्रॉस ओमेगा है, ठीक है ना। इसकी डिजेनरेसी आप देखो तो 1 आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से देखिए n इक्वल टू जीरो करने से 2 कैंसिल हो गया, डिजेनरेसी बना जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये जो है ना फर्स्ट, ऐसे लिख दो इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 है, इसमें एनर्जी लिखोगे ना आप तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 लिखोगे एनर्जी में, एनर्जी का फॉर्मूला ये है h क्रॉस ओमेगा और n प्लस 3/2, ठीक है ना। तो n की जगह 1 यहाँ पे लिखोगे तो बेसिकली 5/2 h क्रॉस ओमेगा आ जाएगा। और डिजेनरेसी आप निकालोगे ना, ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी, तो देखो कितनी निकल रही है यहाँ से, n इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है ना। अब देखो इसको समझ लो कि 3 कैसे आए। कभी मान लो आप बाई चांस ये फॉर्मूला भूल गए तो आपको कम से कम खुद से भी कैलकुलेट करना जरूरी है कि डेराइव करो ये फॉर्मूले को, अपना लॉजिक से भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा क्वांटम नंबर है nx ny और है nz, ठीक है, सॉरी nx ny और nz। तो देखो हमें n इक्वल टू 1 पुट करना है। अब हम लोग साथ में ये भी जानते हैं कि n इज इक्वल टू है nx प्लस ny और प्लस nz, ये है। तो हमें इसका वैल्यू 1 पुट करना है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, इसको 1 0 0 कर सकते हैं या इसको 0 1 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला केस देखो हम बता रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर 0 0 1 हो सकता है। तो आप देख रहे हो ना इसके 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है ना, तीनों अरेंजमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। तो अगर क्वांटम नंबर डिस्टिंक्ट हो गया ना, क्वांटम नंबर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो गया 3 केसेस में, तो ये तीनों अलग अलग वेव फंक्शन देगा, ठीक है। दिस विल गिव 3 डिफरेंट वेव फंक्शंस, ओके। क्योंकि देखो ये जो स्टेट है ना, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स डायरेक्शन का फर्स्ट एक्साइटेड होगा और वाई और जेड डायरेक्शन का ग्राउंड स्टेट होगा, समझ रहे हो ना। देखो वाई में 0 है, जेड में 0 है, तो वाई और जेड का ग्राउंड स्टेट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो तो एक्स का ग्राउंड स्टेट होगा, वाई का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो ना 3, यहाँ से आप देखिए कि बेसिकली 3 अरेंजमेंट बन पा रहे हैं ना, n इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पे इस, ठीक है ना। तो वही देखो n इक्वल टू 1 का केस में ये 3 पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसलिए डिजेनरेसी 3 है, ठीक है ना। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब ये एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे आप n का वैल्यू पुट करोगे तो डिजेनरेसी पता चल जाएगा। जब हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जानते हो कोई फॉर्मूला नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें फॉर्मूला नहीं बताया गया था, ठीक है। उसमें हम लोग ऐसे ही एक्सप्लोर करके बता रहे थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका डिजेनरेसी हो गया पार्टिकल इन पार्टिकल इन 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। अब हम लोग देखिए 1D 2D और 3D हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कभी कभी जानते हो ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन का एक हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इन जैसे फॉर 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। एनर्जी इज E इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है 9/2 H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एनर्जी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज 9 आएगा कि नहीं आएगा इसमें, अगर हम यहाँ पे हाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स डिजेनरेसी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इट्स डिजेनरेसी, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में बस हम ऐसे लिख देंगे, सॉल्यूशन में E इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ये बनेगा H क्रॉस ओमेगा n प्लस और यहाँ पे 3/2, ठीक है ना। तो हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आइसोट्रोपिक है, 3D है ना, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे 9/2 लिख दोगे H क्रॉस ओमेगा और यहाँ, ठीक है ना, H क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा और यहाँ से n प्लस 3/2, ठीक है। तो यहाँ से H क्रॉस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, तो n इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है ना, ठीक है 3 आएगा। तो हम लोग डिजेनरेसी फिर ऐसे लिख देंगे n+1 और इंटू n+2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3+1 और इंटू 3+2, ठीक है, और बाय 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा 4 2 5 10 आ गया इसका डिजेनरेसी। तो जानते हो देखो ये अब जैसे मान लो अभी हम क्लास ले रहे हैं, कुछ लोग जो है ना चले गए, ठीक है ना। अब मान लो ये फॉर्मूला देखे ही नहीं, जानते हो हम आपको बता रहे हैं मैक्सिमम लोग जो छोड़ के जाते हैं ना बीच में, बाद में वो लेक्चर नहीं देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगा कि हमको तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में देखने से क्या फायदा। ये मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी हम बता रहे हैं। अब ये फॉर्मूला आपने देखा ही नहीं, तो अब देखो IIT JAM 2021 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना 20 पार्टिकल्स का,
वो क्वेश्चन जानते हो कोई भी बिना इस फॉर्मूले के सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन पूछ दिया गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर में 20 पार्टिकल्स पुट कर दिए गए हैं, तो उसका एनर्जी क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन था कुछ, ठीक है ना। वो क्वेश्चन जानते हो ऐसा था ना कि जो नेट के स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उसको, जो हमारे मतलब यहाँ पे जैसे जो लोग काम करते हैं ना, उनको हम दिए कि ये सॉल्व करो, तो किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो मतलब वो नेट से भी एडवांस क्वेश्चन था। 20 पार्टिकल्स का क्वेश्चन आज तक किसी नेट गेट किसी एग्जाम में नहीं आया है, ना तो जेस्ट में आया है, ठीक है ना। किसी एग्जाम में 20 पार्टिकल का नहीं आया था। कभी कभी जानते हो आईआईटी जैम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जो मतलब नेट गेट से भी एडवांस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो हम कराएंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हम वही बार बार हम बोल रहे हैं ना, मल्टी पार्टिकल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिंगल पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका डिजेनरेसी हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखिए जैसे अभी जो हम लोग ये डिस्कस किए ना, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर या 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सभी फुल ऑसिलेटर थे, दीज आर ऑल फुल ऑसिलेटर। अब इसका भी हाफ ऑसिलेटर का केस होता है, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं 2D हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो 2D हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो 2D हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो लिखोगे ना V ऑफ x, तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा हाफ m, ठीक है ना, ओमेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ m ओमेगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे बेसिकली x जो होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, लेस माइनस साइड में नहीं होगा, x इज ग्रेटर देन 0, और y मतलब ऐसा होगा 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी लाई कर सकता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, और y भी ऐसे ही होगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह का केस है, ठीक है। तो एक्स वाई हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सो दैट्स यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इस केस में जब आप एनर्जी लिखेंगे ना, तो उसी के जैसा हो जाएगा। देखो एनर्जी जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो एच क्रॉस ओमेगा एक्स और यहाँ पे एन एक्स प्लस हाफ ये लिख दोगे, और प्लस, ठीक है ना, एच क्रॉस ओमेगा वाई, और ठीक है ना, यहाँ से एन वाई प्लस हाफ ये लिखोगे आप, ठीक है ना। तो अब आप इसमें देखो nx का वैल्यू हम जानते हैं, इसमें बताया गया था ना 1 3 5 7 9 ऐसा होगा। उसी तरह से ny का मतलब दोनों का वैल्यू इसमें जो है ना nx ny का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, जैसा कि 1D केस में बताया गया था ना हाफ ऑसिलेटर में, वैसे ही इसमें nx और ny के वैल्यू ऑड नंबर शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखिए हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं, आइसोट्रोपिक, ठीक है ना, आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर। तो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में फिर से ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ से एच क्रॉस ओमेगा और कितना हो जाएगा ये एन एक्स प्लस एन वाई और प्लस हाफ, सॉरी प्लस 1, ठीक है ना, ये आ गया। तो फिर से हम एन एक्स प्लस एन वाई को जो है ना हम लिख देंगे इसमें, तो एच क्रॉस ओमेगा और इसको एन लिख देते हैं हम, ठीक है ना, और प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है ना ये। तो अब आप बताइए एन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 2 ऑफ, 4 6 8 ऐसे होगा सर। हाँ तो 2 क्योंकि 4 इसमें 6 देखो 8 हाँ दोनों का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये 2 होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट वैल्यू जो होगा एक का वैल्यू जो है बेसिकली हम यहाँ पे जैसे एक को हम 1 ले, दोनों को 1 1 ले रहे हैं, फिर एक को 1 लेंगे, दूसरे को 3 लेना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए, है ना। तो ठीक है 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है जैसे दोनों को हम 3 लेंगे, तो दोनों को 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो 2 4 6 8 ये बेसिकली यहाँ से आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एनर्जी हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एनर्जी इज। तो अगर हम आपको बोलते हैं इसमें डिजेनरेसी बताइए, डिजेनरेसी, कैन यू आंसर। अब देखो हम पहले बता चुके हैं ना आपको डिजेनरेसी दोनों केस में बताया, 2D में और 3D में। इसमें आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो क्या आएगा डिजेनरेसी। n plus 1/2
ठीक है, तो आइसोट्रोपिक के केस में ही हम लोग डिजेनरेसी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस सोचना है आपको, देखो यहाँ पे n हमारा फिक्स्ड, n जो है ना गिवन हो गया, ठीक है ना, और ये बेसिकली इन दोनों का सम है n nx, plus 1/2. ठीक है। ये तो ये आ रहा है। तो अब देखो हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि nx and y का अलाउड वैल्यूज क्या क्या होगा, ठीक है ना, सो दैट वी कैन ऑब्टेन n, ठीक है। तो जैसे अगर देखिए हम लोग यहाँ पे अगर इसमें मिनिमम वैल्यू nx का तो 1 ले सकते हो आप, सॉरी कितना ले सकते हो, हाँ 1 ले सकते हैं ना, यहाँ से 1, ठीक है 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा n-1, ऐसे ही होगा ना। ऑल राइट, फिर हम इसका मिनिमम वैल्यू जो है 3 ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n-3। ऑल राइट, तो इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट में आ जाएगा कि इसका वैल्यू हम मान लो n ले लेते हैं, n+1/2. ठीक है ना, इसका वैल्यू n-1 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू n हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो ये ऐसा ही होगा ना, देखो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, और तो इसका मिनिमम ले रहे हैं तो इसका मैक्सिमम हो गया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू n-1 आया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू n-1 आ रहा है, ठीक है। अब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो ये कितने टोटल कितने स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स, n state 2 n minus 1 state. Sir, n-1. ऐसा करो, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोग को, अभी देख सर लेते हैं, n देखो। इंटू में सर n इंटू में n-1/2. कितना ये जो है ना हम बेसिकली पता करना चाहते हैं हाउ मेनी, आपको काउंटिंग ही तो करना है, ठीक है ना, और क्या करना है, ठीक है। देखो हाउ मेनी स्टेट्स, देखो सब लोग अलग अलग बता रहे हो, तो देखो एक्चुअली जानते हो जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका सिंपल होता है, कोई एक नंबर ले लो, ठीक है ना। तो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो n का अलाउड वैल्यू 8 है ना, तो इसमें n जैसे समझने के लिए टेक n = 8, ये 8 ले लो आप, n = 8 लोगे तो कैसा नंबर बनेगा 1 3 5, ऐसे ही आ रहा है ना, 1 3 5 7. और 7, इतने हो गए। तो कितने हुए, कितने 4. नंबर मिले आपको, 4। Sir, 4 4. कैसे मिला, मतलब इसका कितना हुआ, ये Half हाफ हुआ ना, n/2. तो इसका मतलब n स्क्वायर होता है हाँ, सर ऑड तो नंबर इस- का। समझ गया ना, और ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे तो यही है ना, n का वैल्यू जो है ना, n का वैल्यू तो यही है ना, ये n का वैल्यू इवन नंबर ही अलाउड है, n 2 4 6 8 है यहाँ पे, ठीक है ना। nx ny ऑड है, nx ny ऑड है, लेकिन इसमें जो n है ना, n वो बेसिकली हमारा इवन नंबर है। अभी हम लोग लिखे थे ना यहाँ से, देखो nx ny इस तरह से, बट n इज दिस वन एक्चुअली, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से समझ में आ गया ना, n अगर मान लो हम 8 ले रहे हैं, तो ये जो काउंटिंग हो रही है यहाँ से तक, देखो ये अब nx का वैल्यू है, ये nx है, nx देख रहे हो ना, ऑड ही लिखा जा रहा है, 1 3 5 7 जो यहाँ पे लिखा गया था वही लिखा गया। तो आप देख रहे हो 4 नंबर ही आए यहाँ पे, मतलब इस कितने स्टेट्स बने टोटल, 4 स्टेट्स। 4 स्टेट मतलब ये जो n है ना उसका हाफ बना, तो इसीलिए यहाँ पे डिजेनरेसी जो g आएगा ना, दैट इज इक्वल टू n/2 आएगा, ये ध्यान रखोगे। तो अगर ध्यान रखोगे कि अगर कोई ये 2D हाफ ऑसिलेटर है, हाफ ऑसिलेटर है, उसका एनर्जी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, ठीक है ना, h क्रॉस ओमेगा n प्लस हाफ, तो उसकी डिजेनरेसी जो होगी ना वो n/2 होगी, ठीक है ना, दैट इज द डिजेनरेसी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये किसी जनरली बुक्स में लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना, ये एनालिसिस से ही पता चलता है, ठीक है। तो सर जो फॉर्मूला होता है सर L = a + n-1 × d, उससे भी सर इसको कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सर जो AP सीरीज वाला सर जो फॉर्मूला होता है सर, वो टर्म निकालने का, सर वो उससे nth अरे वो टर्म सब कर निकालने के लोगे लिए ना, होता है, हाँ वो nth टर्म सम का निकालने के अलग लिए होता है। ठीक है ना। तो देखो ये अब करोगे ना, देखो ये सब पूछा मत करो हमसे कि क्या, सर किए देखो सर, मेरा एक आ मिनट, गया है सर, अभी बोल रहे हैं। उसमें जानते हो जैसे करना है करो, ठीक है, बस आपको देखो कई बार ऐसा होता है कि आप करोगे, मान लो आंसर आ भी गया, कभी कभी गलत मेथड से भी आ जा सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को बार बार, अभी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी जैसे जो भी एग्जाम दोगे तब तक इसको अगेन एंड अगेन विजिट करो, अगेन एंड अगेन रीड करो, हर बार एनालाइज करो, ठीक है ना। ओके सर। तो इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। हम लोग भी जब जानते हो जब सॉल्व करते थे ना, तो कई चीजें गलत मेथड से भी सही निकाल देते थे, ठीक है ना। बस इसी तरह से लर्निंग होती है, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया ना डिजेनरेसी। तो इससे भी जानते हो एक बार जेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2D हाफ ऑसिलेटर से, उसमें भी जानते हो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, देखो जेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। दिस वाज आस्क्ड इन जेस्ट एग्जाम, ठीक है ना, कि फॉर ए, ठीक है ना, हाफ, ठीक है, आइसोट्रोपिक
ऑसिलेटर, किसी हाफ आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, फॉर ए हाफ आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर एनर्जी इज, ठीक है ना, एनर्जी इज E इज इक्वल टू, एनर्जी जो है ना वो बेसिकली मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, 7/2 7 H क्रॉस ओमेगा, ये दिया हुआ है एनर्जी. सो क्वेश्चन वाज व्हाट इज इट्स डिजेनरेसी, व्हाट इज इट्स डिजेनरेसी. 3. ठीक है, तो डिजेनरेसी निकालने के लिए बोल दिया. ठीक है, हम लोग फिर से सॉल्यूशन करेंगे. तो पहले ऐसे लिखेंगे, एनर्जी हाफ ऑसिलेटर का जो है आइसोट्रोपिक का हम लोग ऐसे लिख रहे हैं n+1, ठीक है ना. तो यहाँ से 7 H क्रॉस ओमेगा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा H क्रॉस ओमेगा और n+1, ठीक है ना, ये यूज कर दिए. ठीक है ना, तो यहाँ से H क्रॉस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू जो है ना 6 आ गया, तो इसीलिए डिजेनरेसी जो है n/2 है. ठीक है, तो दैट इज 6/2. ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा, डिजेनरेसी 3. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो बेसिक पूछे गए हैं एग्जाम में. ठीक है ना. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा 2D ऑसिलेटर. अब हम लोग आते हैं 3D ऑसिलेटर पे. ठीक है ना, 3D हाफ ऑसिलेटर, 3D हाफ ऑसिलेटर. ठीक है ना, 3D हाफ ऑसिलेटर. तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे ना, देखिए सर potential प्रीवियस energy- स्लाइड देखो. ओ सर, ठीक है, तो देखो यहाँ से हाफ m ओमेगा एक्स, ठीक है, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा वाई स्क्वायर और प्लस हाफ m ओमेगा z स्क्वायर. ठीक है ना, ये बेसिकली बस इसमें क्या होता है कि x का वैल्यू जो है ना फिर से वही 0 से इन्फिनिटी, y का वैल्यू जो है 0 से इन्फिनिटी, नेगेटिव वाला साइड नहीं जा रहा है, z जो है ना वो भी 0 to इन्फिनिटी ऐसा होगा. फुल ऑसिलेटर में दोनों साइड होता है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है. ठीक है ना. ओके, तो इसमें फिर एनर्जी जब आप लिखेंगे, ठीक है ना, एनर्जी, तो इसमें ऐसा हो जाएगा H क्रॉस ओमेगा एक्स और फिर NX प्लस हाफ, ठीक है, और प्लस H क्रॉस ओमेगा वाई और NY प्लस हाफ, ठीक है, और H क्रॉस ओमेगा Z और NZ और प्लस हाफ. ये बेसिकली एनर्जी का वैल्यू हो गया. ठीक है, अब इसमें देखिए हाफ ऑसिलेटर है ना, तो जैसे 1D में बताया गया कि इसमें NX का वैल्यू NX, NY और NZ ये सभी ऑड नंबर्स होंगे. हाफ ऑसिलेटर में हमेशा इंडिविजुअल क्वांटम नंबर जो है ना NX, NY, NZ ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा. ठीक है ना. तो अब ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से पुट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसी का हम आइसोट्रोपिक डिस्कस करें, ठीक है ना, तो आइसोट्रोपिक केस अगर हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें एनर्जी जो निकलेगा दैट विल बी H क्रॉस ओमेगा और NX प्लस NY और प्लस NZ, ठीक है, और प्लस 3/2 फिर से ऐसा आ जाएगा. ठीक है ना, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे H क्रॉस ओमेगा और यहाँ से N प्लस 3/2 ये लिख देंगे. तो अब इसमें N का वैल्यू बताइए आप, कहाँ से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 3, 5. देखो इसमें क्या है, आप ऐसे सोचिए कि n जो लिखा जा रहा है ना वो बेसिकली NX प्लस NY प्लस NZ है. तो ऐसा होगा नहीं, देखो थोड़ा सा रुक जाओ अभी. ठीक है ना, देखो ऐसा होगा, NX का सबका मिनिमम पुट करो, तो सबका मिनिमम 1 है, तो 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 3. अब हम नेक्स्ट हायर पुट करना चाहते हैं ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा. तो देखो पहले जो है ना पहला नंबर होगा 1 + 1 + 1, तो ये हमें मिनिमम दे देगा. फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे ना, तो मान लो हम एक को नेक्स्ट हायर पुट कर दिए, तो नेक्स्ट हायर 3 है ना, तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये आएगा. फिर नेक्स्ट नंबर पुट करना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट हायर में 3 + 3 + 1 ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इस तरह से बढ़ेगा ये. तो देखो यहाँ से आएगा हमें 3 मिलेगा, यहाँ से मिला 5 और यहाँ से मिलेगा 7, है ना, तो 2 के डिफरेंस में जा रहा है. ठीक है ना, तो 3 5 7 9 ऐसा होगा ये. ठीक है ना, तो इस तरह से कंटिन्यू होगा. ठीक है, तो अब ठीक है, तो दिस इज हाउ इट गोज. ओके, तो आप देखेंगे फुल ऑसिलेटर में n जब ऐसे लिखा जा रहा था, याद है ना, फुल ऑसिलेटर में जब n हम लोग ऐसे लिख रहे थे, तो n बेसिकली 0 से ही स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 ऐसे लिखा जा रहा था. हाफ ऑसिलेटर में आप देख रहे हो कि जब हम 2D में लिख रहे थे तो 2 4 6 8 हो गया ये. ओके, और जब 3D में लिख रहे हैं तो स्टार्ट 3 से हो रहा है. तो आप ऐसे ही इसको ध्यान में रख सकते हो कि 2D में जो है ना ये 2 से स्टार्ट हुआ, मतलब हाफ ऑसिलेटर में 1D में 1 से स्टार्ट हुआ, 2D में 2 से स्टार्ट हुआ और 3D में 3 से स्टार्ट हो रहा है.
इस तरह से आप याद रख सकते हो। और सभी में 2-2 का डिफरेंस है। आप देखो 1D में जो है ना 1 के बाद 3 आया तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2D में 2 4 6 8 हो गया था तो उसमें भी 2-2 का डिफरेंस है। और 3D में आप देख रहे हो 3 5 7 9 है तो इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बेसिकली एनर्जी हो जाएगा। ओके, अब आप बताइए इसमें, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, एनर्जी तो निकल गया, अब इसमें डिजेनरेसी कितनी आएगी इसमें, ठीक है। तो ये डिजेनरेसी आप लोग निकाल के देख लोगे, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। अगेन इसको सर्च मत करोगे कहीं पे, कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये डिजेनरेसी आप निकाल के देख लोगे, हम आपको बता देते हैं n² - 1/8 आएगा ये, ठीक है ना। ये इसका डिजेनरेसी आएगा। अब आपको अगर चाहते हो आप प्रूफ करना, मतलब अपने आप को, मतलब कहते हैं ना टेस्ट करना चाहते हो तो करके देख लोगे, हम आंसर बता दिए हैं, इसका डिजेनरेसी यही आएगा। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये होता है, जानते हो, सिंगल पार्टिकल केस में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं ना तो आप ध्यान रखोगे फॉर सिंगल पार्टिकल केस ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी हमेशा 1 आती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे फॉर सिंगल पार्टिकल केस, ठीक है ना। सिंगल पार्टिकल केस डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज 1, ठीक है। तो इसमें चेक करने का तरीका यही है कि आप देखिए n का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे n = 3 के लिए होगा, ठीक है ना। इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 पुट करोगे 9 - 1 डिवाइड बाय, ठीक है ना, तो 8/8 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डिजेनरेसी निकलती है, ठीक है ना। आप लोग तो इसको चेक करके देख सकते हो, ये स्लाइटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेरियस केसेस जो बनते हैं ना हार्मोनिक ऑसिलेटर के, वो सभी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। मेनली क्वेश्चन जो आता है वो एनर्जी से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका हमें आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 2D सिंपल हार्मोनिक, ठीक है ना, पोटेंशियल, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल आप समझ जाओगे, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 2D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल इसका ये दिया हुआ है Vxy इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखो 12m ω² x², ठीक है, और प्लस 2m ω² y², ये है, ठीक है ना। तो अब हमें इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा ये, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। जब भी देखिए हम लोग जितने भी केसेस डिस्कस किए ना, सभी में आप देखिए पोटेंशियल जो लिखा हुआ था ना वो 12m ω² x², इस सभी में हाफ का फैक्टर लिखा हुआ था। तो जब भी किसी भी फॉर्मेट में पोटेंशियल दिया रहेगा ना, उसको पहले जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें चेंज करेंगे। इसको ऐसे लिखना होगा, देखो यहाँ से V ऑफ xy इज इक्वल टू 12m ω² और x² और प्लस 12m, ठीक है ना, 12m को तो ऐसे रहने देना है, इसको ऐसे लिख दोगे 2ω का होल स्क्वायर और y², ऐसे लिखना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर करोगे ना 4 आ जाएगा, 4 से 2 कैंसिल, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखना है, 12m आना चाहिए, फिर समथिंग ओमेगा की जगह पे समथिंग कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर होगा y², इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखोगे किसी भी क्वांटम नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आप देखिए इस केस में हम बेसिकली कहेंगे कि ω(x) जो है ना वो ओमेगा है, और ω(y) जो है ना वो बेसिकली हमारा ये ω(y) की जगह पे आ गया, ये 2ω है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें एनर्जी जब लिखेंगे ना तो देखो ऐसे लिखते हैं h क्रॉस ω(x) और यहाँ पे nx प्लस हाफ, ठीक है, और प्लस h क्रॉस ω(y) और यहाँ पे ny प्लस हाफ, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब ये फुल ऑसिलेटर है ना, हाफ ऑसिलेटर तो बोला नहीं है इसमें, तो nx और ny का मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसे लिख दोगे h क्रॉस ओमेगा और यहाँ पे nx और प्लस हाफ, ठीक है, और प्लस h क्रॉस ω(y) की जगह हम 2ω लिख देंगे और यहाँ से ny और प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी गेट। तो यहाँ से आप देखिए एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से nx की जगह 0 लिख दोगे, प्लस हाफ हो गया, और प्लस यहाँ से
2 और यहाँ h क्रॉस ओमेगा हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 2 और ny की जगह 0 और प्लस हाफ, ठीक है ना। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट के लिए nx और ny दोनों हमने 0 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट यू गेट, ओके। तो यही इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ से कितना आ जा रहा है, यहाँ से 1 आ जाएगा ना, और यहाँ से ये तो 3/2 हो जाएगा। दैट्स द आंसर। तो इसका ग्राउंड सर स्टेट आपने ओमेगा बाई को 2 ओमेगा क्यों लिया? क्या क्या लिया, ओमेगा बाई को आपने 2 ओमेगा क्यों लिया? कितना लिया? 2 ओमेगा। तो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, कंपेयर करो, ठीक है ना। सब कुछ पूछ करके सीखोगे तो फिर कभी कभी अच्छी तरह नहीं सीखोगे, ध्यान रखो, ठीक है ना। थोड़ा सा Okay, कंपेयर sir. करो इधर उधर। गॉट इट सर। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि थोड़ा इतना जल्दी मत पूछा करो, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो, ठीक है ना। इतना कम छोटी छोटी चीजें हैं, कंपेयर करना है, इसको इसको इससे कंपेयर करना है, और इसको हमने जो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, इसको हम एक बिल्कुल इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देखो m के साथ यहाँ पे m कंपेयर हो जाएगा, हाफ हमने लिख दिया, और इसकी जगह ओमेगा y की जगह देखो क्या आ रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फॉर्म में रहेगा ना, इसको हाफ यहाँ पे लगाना जरूरी है, m लिखना है, फिर समथिंग का स्क्वायर होगा, फिर y का स्क्वायर होगा, और इसको इससे कंपेयर करोगे तब पता चलेगा कि ओमेगा x कितना आ रहा है, ओमेगा y कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो कंपेयर करने से पता चल रहा है ना, ओमेगा वाई स्क्वायर की जगह 2 ओमेगा वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ओमेगा वाई 2 ओमेगा हो गया, ठीक है ना। तो बस यहाँ से एनर्जी इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो देखो ये बहुत कुछ हम आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग असाइनमेंट देखोगे, ठीक है ना, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह के, उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अभी देखो हम जानते हो जो बहुत ही बेसिक डिस्कशन है ना क्वांटम मैकेनिक्स का, कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन अभी नहीं करा रहे हैं, अभी जानते हो मतलब बहुत ही बेसिक डिस्कशन चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। तो अभी जो है ना, अब नेक्स्ट क्लासेस से या एक क्लास के बाद से हम नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं, एक क्लास के बाद फिर पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम बताना स्टार्ट करेंगे ना, और फिर ऑपरेटर वगैरह, तब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। ये सब समझने कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ लो कंक्लूजन है, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। हम असाइनमेंट एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, देखो असाइनमेंट कहाँ पे है। ये सब टॉपिक जो चल रहा है ये इजी टॉपिक के कैटेगरी में है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। एक मिनट, देखो ये हमारा असाइनमेंट है, इसमें जेस्ट TFR वगैरह के भी असाइनमेंट इंक्लूडेड हैं। तो इसमें हम लोग देखो वेव फंक्शन वाले क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, तो अभी ऑपरेटर अभी छोड़ देंगे। पोटेंशियल वेल एंड मल्टी डायमेंशन, तो पोटेंशियल वेल वाले कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये वाला आप ट्राई कर लोगे। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर करा दिया, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखो ये भी हम करा दिए आपको, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए मल्टी डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है ना अभी आप छोड़ दोगे, ठीक है, जैसे ये सब ये इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन जिसमें एक्स माइन पोटेंशियल एनर्जी, देखो हम जिस फॉर्म का पोटेंशियल एनर्जी से बताए ना उसको आप अभी अटेम्प्ट करोगे, इसको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। ये नॉर्मल मोड से सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो हम आपको ये अलग से जब हम एडवांस क्लासेस लेंगे ना तो उसमें बताएंगे, क्योंकि वहां पे फिर नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। इसको छोड़ देना। इसका आंसर बताइए जरा आप लोग क्विकली, 18 नंबर का क्या आंसर आएगा? अच्छा सर थोड़ा जूम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ये तो अभी अभी हम करा दिए वही क्वेश्चन है ना, ये यस तो सर। वही हो गया ना, एग्जैक्टली सेम हो गया है ना, बस हम y लिखे थे, इसमें क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। कितना आंसर आया था? 3/2। 3/2, ठीक है ना। देखो किसका नेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और क्या, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो फिर से ये आ गया कहीं, ठीक है। ये क्या आंसर आएगा इसका? डी। इसका डी आ जाएगा, है ना, ठीक है। सभी लोग देख लोगे, ठीक है, ओके। देखो हम अभी बोल रहे थे ना जेस्ट में, देखो जेस्ट का क्वेश्चन ये देखो 17 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। 17 नंबर
व्हाट इज द आंसर ऑफ 17 नंबर? सर 4 सर। सर 4 सर। 4 आ रहा है। सभी लोग देख लीजिए, अभी अभी बताया गया है बस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो इसमें लिखा गया ना, कंसीडर, ये तो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर हो गया ना। देखो हाफ एम दोनों में एक्स के साथ और वाई के साथ सेम ओमेगा यूज हो रहा है, तो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर है और हाफ ऑसिलेटर है। आप देख रहे हो ना, सिर्फ एक्स जो है पॉजिटिव में यूज हो रहा है, नेगेटिव में पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो ये हाफ ऑसिलेटर है। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि इधर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया ना, तो ये इधर पार्टिकल जा नहीं सकता है, तो हाफ ऑसिलेटर है ये। हाफ ऑसिलेटर में एनर्जी हम लोग निकाले थे, तो एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ कितना निकला था? n+1 है ना, एच क्रॉस ओमेगा n+1 निकला था। ठीक है, तो उसको आप इससे कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू हमारा 8 n 8 आएगा सर। हाँ n 8 आ जाएगा। Yes, sir, by 2. n/2 था तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, Yes, sir. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो आप लोग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्विकली एक दो चलो देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल पोटेंशियल। इसका आंसर बताइए जरा, कितना आंसर आ रहा है? व्हाट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन? सर 3/2 अरे जल्दी में मत रहा करो तुम लोग, एग्जाम में भी ऐसी गलती करके आओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, इतनी ही जल्दी में रहोगे ना तो फिर बहुत सारी गलतियां करके आओगे एग्जाम में। तो 3/2 ही तो। 3/2 आ रहा है। सर 3/2 ही है। 3/2 कैसे आ जाएगा? 5/2 h का 2 में 5/2 तो फिर अभी 3/2 कैसे बोल रहे थे? इसमें देखो क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, इस केस में तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 है। एक मिनट देखें, हाँ 10 नंबर है। देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना Vxy। ठीक है ना, Vxy इज इक्वल टू, इसमें लिखा हुआ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और x² प्लस 4y², ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। देखो हाफ एम, इसको ओपन करके लिख दो, ओमेगा² x² और प्लस हाफ m, ये m, और ये 4 को जो है ना 2 ओमेगा के साथ लिख दो, ऐसे लिख दो 2 ओमेगा के स्क्वायर और y²। तो ये भी वैसे ही हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ओमेगा x जो है ओमेगा है, और ओमेगा y जो है, ओमेगा y इज इक्वल टू 2 ओमेगा है। ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली। ओके, तो इसलिए एनर्जी जब लिखेंगे तो h क्रॉस ओमेगा x और nx प्लस हाफ, ठीक है ना, और h क्रॉस ओमेगा और ny प्लस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा ऐसा हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा y है ना, तो nx, ठीक है ना, nx प्लस हाफ और प्लस h क्रॉस यहाँ से 2 ओमेगा हो गया और ny प्लस हाफ। तो इसमें जो है ना, देखो क्या होगा कि हमें बोला गया ग्राउंड स्टेट के लिए, देखो क्या करेंगे, इसको भी 0 लेंगे, इसको भी 0 लेंगे। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी। तो नेक्स्ट हायर में हमारे पास 2 चॉइस है, nx 0 ले सकते हैं, ny 1 ले सकते हैं, या ny 0 nx। तो हमको देखना है उसमें से लोअर एनर्जी किससे ऑब्टेन होगा। तो nx समझ रहे हो ना, ग्राउंड स्टेट तो ऐसा है, ग्राउंड स्टेट इज में हमें nx इक्वल टू 0 और ny को भी 0 लेना है। ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अब हमें देखना है कि कौन सा n को बढ़ाएंगे कि एनर्जी बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो किसको लेना होगा हायर? nx को 1 ny को 0। nx को 1 और ny 0 लेना होगा, है ना, क्योंकि इसमें अगर ny को बढ़ाओगे ना तो 2 टाइम्स ये ज्यादा हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 का फैक्टर की वजह से ज्यादा बढ़ जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E1 जो हम लिखेंगे यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ से आ जाएगा 3/2, nx को 1 लिख रहे हैं हम लोग, और प्लस यहाँ से h क्रॉस ओमेगा हो गया। ठीक है ना, ny को 0 लिखे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 5/2 और h क्रॉस ओमेगा। ठीक है ना, ये E1 हो गया।
ठीक है, इसीलिए देखो हम बोल रहे हैं ना कि जल्दी में नहीं रहोगे, कभी कभी खुशी में भी गलती हो जाता है स्टूडेंट से कि हाँ ये तो पढ़ के आए हैं, ये तो सही कर देंगे, ठीक है ना, और ज्यादा जल्दी में जो है ना फिर गलती कर देते हैं। आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी गलतियां की है ना कि इलिप्स का इक्वेशन निकाल करके सर्कल लिख करके आ गए हैं एग्जाम में, खुशी में कि हाँ चलो आ गया आंसर। ओके, तो इतना ज्यादा भी खुश नहीं हो जाना है कि अब जान रहे हैं तो, ठीक है। ऑलराइट, तो यही बेसिकली इसका आंसर हो गया। ओके, तो चलो ठीक है, हमारा ये टॉपिक जो है ना आप लोग अब एक्सप्लोर आपको करना है, ठीक है। टीचर का काम होता है इंट्रोड्यूस करना सब्जेक्ट को, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कुछ टॉपिक क्वांटम का, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर करिए आप लोग। आप लोग कौन कौन सा असाइनमेंट देख सकते हो, समझ रहे हो ना। 1D और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का असाइनमेंट देख लोगे, और मल्टी डायमेंशन का जो है मल्टी डायमेंशन का जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का असाइनमेंट है ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। वे फंक्शन का कुछ तो करा ही दिए हम, ठीक है ना। तो अभी ये देखोगे, वे फंक्शन में अभी और छोड़ दोगे अभी क्योंकि वो पोस्टुलेट बेस्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को देख लो, और फिर मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का कुछ असाइनमेंट है उसको देख लोगे, ठीक है ना। पोटेंशियल वेल, तो पोटेंशियल वेल का, अच्छा अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह के क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं एक भी, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिकली पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, तो फिर उसके बाद कराएंगे, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन अभी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 3 असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होंगे होने के लायक उसको आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हाँ बोलो सर। एक क्वेश्चन था कि डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा था E इज इक्वल टू वी एच क्रॉस के, वी यहाँ पे वेलोसिटी और के मोमेंटम है। क्या है V इक्वल टू सर E इक्वल टू वी एच क्रॉस के, E इक्वल टू B वी यू लिखा था सर असाइनमेंट में, V एच क्रॉस K ऐसे है। और हाँ सर, U तो वेलोसिटी और के मोमेंटम है। के मोमेंटम नहीं हो सकता सर, एच क्रॉस के मोमेंटम, U एच क्रॉस K ऐसे लिखा हुआ है। हाँ सर, के को मोमेंटम बोला हुआ है सर, मतलब ये क्या बोलते हैं, TFR का क्वेश्चन है क्या। नेट है सर, जून 2013। तो सर इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट और ई का रिलेशन पूछा है, तो जैसे बताएं वैसे ही निकलेगा। और ये क्या आएगा सर, 1 आएगा, मेरा 1 आ रहा है सर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो देखो बता दिया गया ना उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देख लोगे थोड़ा बहुत इधर उधर। सर ये इज इक्वल टू पी से नहीं है, अरे भी नहीं होगा, वो कुछ कांस्टेंट होगा, हो सकता है वो, समझ गया ना। इक्वल टू ये भी लिखा हुआ है, वी एच क्रॉस के ऐसे लिखा हुआ है। यू लिखा है सर, यू लिखा है, यू को एच क्रॉस के, इस सिंबल को वेलोसिटी बोला हुआ है। तो लिख दो ना इसको, भी मोमेंटम बाय ऐसे कर दो, कन्वर्ट कर दो इसको, पी बाई एम कर दो, ठीक है ना। और इसको फिर पी को एच क्रॉस के लिख दो, फिर उस तरह से करके देखो। तो उस तरीके से कांस्टेंट आ रहा है सर आंसर इसमें, E इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर हो जाएगा ना फिर ये, तो E प्रोपोर्शनल टू के, तो E प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर का तो केस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं क्लास में, है ना। सर आंसर मैच नहीं कर रहा था उसमें। चलो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।